बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। पाकिस्तान मॉर्निंग में आपको खुश आमदेद कहेंगे। मैं हूँ आपकी मेज़बान ईशा अदनान और मैं हूँ मोहम्मद जुनैद हलीम। गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आपकी सुबह खैरियत से गुजर रही हो। नाज़रीन, हमारे हाथों में आज ऐसा टॉनिक मौजूद है जिससे बहुत से लोगों का मसला हल होने वाला है, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं उनकी ख्वाहिश होती है किसी तरीके से उनका वेट कम हो जाए, वो पतले दुबले हो जाएं। तो बता दीजिए हमारे हाथ में क्या है? तो जनाब, हमारे हाथ में है कॉफ़ी और एक तहकीक के मुताबिक जो कि फिनलैंड के साइंसदानों ने की है, उसके मुताबिक 5 या उससे ज़्यादा कप कॉफ़ी पीने का ताल्लुक जिस्म में कम चर्बी और ज़्यादा मसल्स मैस हो सकता है। यानी कि जो आप मुहक्किकीन हैं, जो तहकीकात करने वाले इदारे हैं, वो ये बताते हैं कि 40 साल जो अफराद हैं, 2264 अफराद, उनका डाटा लिया गया, फिर उन पर जायज़ा उनका लिया गया और शुरा को उनकी रोज़ाना कॉफ़ी के इस्तेमाल के हिसाब से मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम किया गया और नताइज के मुताबिक रोज़ाना 5 या उससे ज़ायद कप कॉफ़ी पीने वालों में जिस्मानी जो चर्बी थी तकरीबन 27% थी। तो बहुत ही ज़बरदस्त बात है ये। आप भी कॉफ़ी पीजिए, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जिस पे हम भी इशाल बात कर रहे थे कि अगर आप उसमें मिल्क ऐड कर देंगे तो फिर उसकी अफादियत कम हो जाएगी या वो खो देगी। अगर आप वाइटनर इस्तेमाल करेंगे तो वो फ़ायदे की बजाय नुकसान में तब्दील हो सकता है। तो सही फ़ायदा उठाना है, अगर अपने अंदर जिस्म के अंदर चर्बी को पिघलाना है, वेट रिड्यूस करना है, तो फिर आपको ब्लैक कॉफ़ी की आदत डालना होगी, जो कि थोड़ा सा मुश्किल है। बिल्कुल जी, विदाउट शुगर, विदाउट मिल्क या वाइटनर आपको ब्लैक कॉफ़ी पीनी होगी ताकि आपके बॉडी की जो फैट है वो ख़त्म हो जाए। और कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि ये ऐसा जहर है जो कि आपको ज़िंदगी देता है। ब्लैक कॉफ़ी की बात कर रही हूँ। बहरहाल जी, आप भी पीजिए और अपना मैस मसल्स भी बढ़ाइए, अपनी चर्बी को कम कीजिए ताकि आप भी एक हेल्थी मंद जिस्म जो है उसके साथ ज़िंदगी गुजार सकें। हम आ जाते हैं अपनी टॉप 5 स्टोरीज़ की जानिब। तो आज अपने प्रोग्राम में सबसे पहले बात करेंगे अमेरिका और इजराइल की मुकम्मल शिकस्त तक पीछे नहीं हटेंगे। ईरानी मुसल्लह फ़ौज और ट्रंप ने सऊदिया, तुर्किया, पाकिस्तान मक्का दिफाई मुआहदे को बड़ा और जुर्रतमंदाना इकदाम करार दे दिया है। यानी कि हम मुबारकबाद के भी मुस्तहिक हैं इस बात के बाद कि उन्होंने इसको सबसे खुशाइंद कदम करार दिया है, जुर्रतमंदाना कदम करार दिया है। इस पर भी आगे चल के तफसील से बात। बिल्कुल, ट्रंप जिनसे कोई खुश नहीं है वो हमारे मुआहदे से खुश हैं। हमारे लिए यही खुशाइंद बात है। आगे बढ़ते हैं और आज ही के प्रोग्राम में बात होगी सोने की भी, क्योंकि सोना जो है वो काफ़ी दिनों तक नीचे परवाज़ करता रहा है। सोने की कीमत में उतार चढ़ाव का सिलसिला अब भी जारी है। क्या मुतवसत तबके को इसमें सरमायाकारी करनी चाहिए? सोने के साथ साथ और कौन कौन सी कमोडिटीज़ हैं जिसमें आप सरमायाकारी कर सकते हैं? इस पर माहिरीन की राय शामिल करेंगे। उसके बाद बात करेंगे कुव्वत गोयाई और समात से महरूम। पाकिस्तान की सना बहादुर ने ऑस्ट्रेलिया में होने वाला स्क्वाश टूर्नामेंट जीत लिया है। किस तरह से इस बहादुर बच्ची ने जीत से आगाज़ किया है अपने सफ़र का, इनसे भी हम तफसील से बात करेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगी। जी हाँ, और फिर बात होगी बे औलादी का इलाज कल नहीं बल्कि आज। पाकिस्तान में तकरीबन 40 लाख जोड़े बे औलाद हैं। वजूहात क्या हैं और सदेबाप क्या है? बे औलादी का ज़्यादातर सबब मर्दों की बीमारियाँ और उनका तर्ज ज़िंदगी है। इस पर भी तफसील से बात करेंगे। उसके बाद बात करेंगे एशिया कप और एशियन गेम्स, पाकिस्तान विमेंस स्क्वाड का ऐलान, डियाना बेग और आलिया रियाज ड्रॉप, और कौन कौन है इस स्क्वाड का हिस्सा, इस पर भी हम तफसील से तबसरा करेंगे। लेकिन सबसे पहले आ जाएंगे पहले टॉपिक की जानिब, और आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे कि ईरान डट चुका है। ईरानी मुसल्लह फ़ौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ मेजर जनरल अली अब्दुल्लाई कहते हैं कि अमेरिका और इजराइल की मुकम्मल शिकस्त तक ईरान पीछे नहीं हटेगा। और ईरानी मुसल्लह फ़ौज के मुताबिक मुज़ाहमत की मिरास ईरान की नई नस्ल में मुंतकिल हो चुकी है, जो कि दुनिया की ताकतवर फ़ौज के सामने इस वक्त डट चुकी है। और हम ये देखते भी हैं, मानते भी हैं कि ईरान की एक पुरानी तारीख है, बड़ी जंगजू कौम है, बड़ी बहादुर कौम है, और आज वो कहते हैं कि हमारी जो नई जनरेशन है उसमें भी हमने अपनी लेगेसी को ट्रांसफ़र कर दिया है। एग्जैक्टली। और ईरानी जनरल स्टाफ का ये भी कहना था कि दुश्मन के हथियार डालने तक ईरान अपने जायज़ हुकूक के हुसूल की जद्दोजहद जारी रखेगा, जबकि अमेरिका खित्ते पर गलबा हासिल करने के लिए जारियत जारी रखे हुए है। तो क्या होने वाला है? ट्रंप इस हवाले से क्या सोच रखते हैं? पाकिस्तान के हवाले से जिन्होंने बयान दिया वो तो हमने आपको बताया ही है। असद हसन सीनियर सहाफ़ी हैं, अमेरिका से हमारे साथ मौजूद हैं। असद भाई, आपको वेलकम कहेंगे पाकिस्तान मॉर्निंग्स में। ये जो जंग है ये तवील से तवील तर होती जा रही है, लेकिन इस पर भी शकूक व शुबहात ये मुसलसल मौजूद हैं कि इसके असरात बहुत ही बुरे हो सकते हैं मिड टर्म इलेक्शन में डोनाल्ड ट्रंप पर। अभी ये जो सूरत हाल है, जिस तरह से ईरान मुसलसल दिफा कर रहा है अपनी सालमियत का भी, और जो अमरीकी हमले हैं उनके जवाब भी दे रहा है, लेकिन बाज़ लोगों की राय यह है कि ईरान कहीं एक खूबसूरत या बेहतरीन मौका बार्गेनिंग का अपने हाथ से गंवा ना दे, अमेरिका को सेफ एग्जिट ना देने की सूरत में
आपकी राय क्या है इस पर? बहुत शुक्रिया आपका जुनेद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में लिया, और ईशान थैंक यू। मेरी राय वही है जो आपके सवाल में है। बुनियादी तौर पे दोनों ऑप्शन है ईरान के पास। वो अपने लिए जो एक फ्यूचरिस्टिक एंगल से अगर सोचे, जैसे हमने पिछले एमओयू में देखा जो आज मंडे को, हमारे यहाँ तो भी संडे की रात है, एक्सपायर हो रहा है। अगरचे उसकी तामील तो दोनों तरफ से नहीं हुई, लेकिन वो जो भी था वो एक्सपायर हो रहा है। और उसके नतीजे में ईरान के पास बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई थी। हत्ता कि अमेरिका के अंदर उसको ईरान की एक बड़ी फतह के तौर पे देखा जा रहा था, क्योंकि ईरान की ना सिर्फ सैंक्शंस ख़त्म करने की, ग्रेजुअली ख़त्म करने की बात थी, बल्कि साथ साथ ईरान के जो फ्रोजन एसेट्स थे वो भी रिलीज़ करने का मुआहदा उसके अंदर हुआ था। इसी तरह प्रेसिडेंट ट्रम्प ये कह चुके थे कि ईरान का जो मिसाइल प्रोग्राम है उसके ऊपर उनको कोई एतराज़ नहीं है। मिसाइल उनका तो ये कहना था, बल्कि वो तो ईरान के एडवोकेट बन गए कि मिसाइल तो अपने दिफा के लिए हर मुल्क रख सकता है। न्यूक्लियर के ऊपर इश्यूज थे, लेकिन इस वक्त जब हम देखते हैं तो न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो कहीं बहुत ऐसे पर्दा चला गया है। अब नाए हुर्मुज़ जो इस जंग के शुरू होने से पहले कोई मसला नहीं था, इस वक्त सबसे बड़ा मसला है। दोनों पार्टियां उसकी ब्लॉकेड, अमेरिका उसकी ब्लॉकेड कायम रखे हुए है, और ईरान वहाँ पे बस जिद है कि अब वहाँ पे वो चार्जेस लगाएगा वहाँ से जितनी ट्रांजिट होगी। लेकिन उसके नतीजे में दुनिया के लिए जो एनर्जी की सप्लाईज हैं वो आए दिन उसके लिए चैलेंज बनता जा रहा है, मुश्किलात बनती जा रही हैं। और ना सिर्फ ये कि आप तो मिड टर्म इलेक्शन की बात करें, यहाँ तो एक्सपेक्ट भी किया जा रहा है कि एक बड़ा रिसेशन अगर अमेरिका में आ सकता है, बुरान आ सकता है, तो फिर उसकी इम्प्लिकेशंस तो पूरी दुनिया के लिए एक ग्लोबल रिसेशन की शक्ल में इख्तियार कर जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा असद हसन साहब, अमेरिका की अगर बात करें तो अमेरिका के अंदर अब मज़ीद तैयारियां की जा रही हैं फाइनेंशियल जो दबाव है बढ़ाने के लिए, मुआशी दबाव बढ़ाने के लिए। और ट्रंप इंतज़ामिया ये बताती है कि आइंदा हफ्ते तेहरान के खिलाफ गैर मामूली इक़्तिसादी इक़दामात का भी ऐलान हो सकता है। और जो अमरीकी वेबसाइट है ब्लूमबर्ग, वो भी ये कह रही है कि अमरीकी हुकूमत की जानिब से 5 ऐसे पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर तैयारी की जा रही है, जिन तरीक़ों से उन पर दबाव बढ़ाया जा सकता है। वो मुमकिन 5 कौन से तरीक़ेकार हैं जिनसे मुआशी दबाव मज़ीद बढ़ाया जा सकता है ईरान के ऊपर अमरीका की जानिब से? इस साल पिछले 47 बरसों से कमोबेश हर साल, हर नए साल नई से नई सैंक्शंस ईरान के ऊपर लगी हैं। मैं ये नहीं कहता कि ईरान को इससे नुकसान नहीं पहुंचा है, ईरान बुरी तरह उससे मुतासर हुआ है, लेकिन चूंकि ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है, लीगल इलीगल चैनल से जो ट्रेड होती रही है, किसी न किसी तौर ईरान ने उससे सर्वाइव किया है। और ख़ास तौर पे उसने अपने जो हरबी कुव्वत है और सलाहियत है उसके ऊपर खासा फोकस रखा है। अब ये जो नई सैंक्शंस हैं, ये तो ज़रूर सेक्रेटरी फाइनेंस ने यहाँ पे ये कहा है कि वो इस नौयत की होंगी कि उसका माजी में कोई रिजेम्बलेंस या कोई मिसाल नहीं मिलती है। मैं बड़े वसूख से तो कुछ नहीं इसमें कह सकता कि वो किस नौयत की होंगी, वो कितनी बड़ी। ज़ाहिर है इसमें यही होता है कि ईरान की जो इंडिविजुअल्स या ईरान से लिंक्ड या उनकी जो प्रॉक्सीज बड़ी कंपनीज इंटरनेशनली अगर किसी भी फ्रेमवर्क के अंदर ऑपरेट कर रही हैं तो उनको भी गिरफ्त में लाया जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये साथ साथ ये खतरा ज़रूर रहे कि इस वक्त जब हम ग्रेटर चाइना और ग्रेटर साउथ की बात कर रहे हैं और अमेरिका बज़ाते खुद ये कहता है कि इस जंग में ईरान को बड़ी भरपूर हिमायत हासिल रही है रूस और चाइना की, सो ये मुमकिन है कि किसी लेवल पे अगर वो बहुत ऐसी सख्त सैंक्शंस हैं, क्योंकि आपको मालूम है कि चाइना सबसे बड़ा बायर है ईरानी ऑयल का और उसका नेबरिंग कंट्री है, उसको कास्ट भी बहुत कम पड़ती है, तो ये भी मुमकिन है कि किसी स्टेज पे जो यूनिलैटरली आप ये कह सकते हैं कि अमेरिका की तरफ से अगर सैंक्शंस इम्पोज की जाती हैं तो चाइना और रशिया किसी हद तक उसको डिफाई करने की भी पोजीशन में आ जाएं, या एटलीस्ट वो कहें कि नहीं ये मुकम्मल तौर पे हमारे लिए या हमारी इकोनॉमीज के लिए खतरनाक है। सो अमेरिका को भी नाप तोल के कदम उठाना पड़ेगा। ठीक है। और अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त बेहतरीन रास्ता क्या हो सकता है ईरान के पास? ईरान ने अपनी बर्तरी भी शो कर दी, अस्करी लिहाज से भी उसने हुर्मुज़ के ऊपर अपना कंट्रोल कायम करके ये भी दिखा दिया कि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा वो इनकी मर्ज़ी के बगैर अगर उनके ऊपर जारी मुसल्लत की जाती है तो अपनी आमदरत को यकीनी नहीं बना सकता। तो अभी आपको लगता है कि ईरान एक बेहतरीन मौका गंवा रहा है, या ये एक ऐसा मौका है अगर उसने गंवा दिया तो फिर दोबारा शायद उसको ये अपॉर्चुनिटी ना मिल सके जो अभी है? आपकी राय क्या इन दोनों में से? जुनेद, एक तो ये है कि मुझे लगता है कि दोनों तरफ से बड़ी गैम्बलिंग भी इसमें चल रही है। प्रेसिडेंट ट्रम्प भी ये समझते हैं कि वो जब नया मुआहदा होगा तो वो पहले से बेहतर अपने हक में कर सकते हैं, जिसको फिर वो मिड टर्म इलेक्शन में अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के सामने रखेंगे। ईरान को ये लगता है कि वो भी अगर नए मुआहदे में जाते हैं तो वो बेहतर मुआहदा कर सकते हैं। दूसरा इसमें जाविया ईरान के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है
कि 1979-80 में जब शाह ईरान का फॉल आया और वहाँ पे जो नया मजहबी रिजीम है उसने इक़्तिदार संभाला, तो आपको मालूम है कि कमोबेश 2 साल के लिए उन्होंने जो अमरीकी सफारत खाना था उसका मुआसरा जारी रखा और इसकी कीमत यानी उसको प्रोलॉन्ग किया उन्होंने और उसकी कीमत जो है उस वक्त के प्रेसिडेंट को अदा करना पड़ी मिस्टर कार्टर को। सो अब भी ईरान तो पहले दिन से ये चाहता है कि वो जितना उसके करीब जाएंगे, इलेक्शन के करीब जाएंगे और ये मामला जाएगा प्रेसिडेंट ट्रंप को इसका नुकसान होगा और इसका फायदा यानी अगर डेमोक्रेट्स को होता है तो डेमोक्रेट्स के साथ वो अपने आप को एक बेहतर लेवल पे महसूस करते हैं क्योंकि साल 2015 का जो मुआहदा है, अब अगर ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम जो उस पर सैंक्शंस की बात होनी है तो 2015 से आगे शुरू कर सकते हैं। वहाँ पे एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग है और एक गैर मकबूल जंग है तो उसको कैपिटलाइज करना चाहिए। असद हसन साहब, एक तो हम देख रहे हैं प्रेशर बढ़ाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका की जानिब से और अपने इलेक्शंस तक तो शायद ये सूरत हाल उनकी बरकरार रहेगी मिड टर्म इलेक्शंस तक। अगर ईरान की हम सूरत हाल देखें तो ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान भी इस बात का इतराफ़ कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जंग के दिनों में जब से जंग का आगाज़ हुआ है तब से लेकर अब तक जो क्राइसिस हैं वो बढ़ते चले जा रहे हैं, आमदनी कम हो गई है जिससे मुआशी दबाव बढ़ रहा है। तो क्या आप समझते हैं ईरान एक तो डटाई पर मौजूद है, वो डटा हुआ है, ये अच्छी बात है और उनकी एक तारीख भी है यूं डट जाने की दुश्मन के सामने, एक बड़ी ताकत के सामने, लेकिन जो इस वक्त सूरत हाल ईरान के अंदर चल रही है, जो रिसेशन वहाँ पर भी चल रहा होगा, जो महंगाई वहाँ पर होगी या जो मुआशी दबाव वहाँ पर होगा, उसको कितनी देर मज़ीद ईरान बर्दाश्त कर पाएगा अगर वो मुआहदे पर नहीं आते तो? देखिए इशाल, ईरान के ऊपर इसमें कोई शुबा नहीं है कि उस पर बहुत ज़्यादा दबाव है, उसकी मईशत कोलैप्स करने के करीब है। प्रेसिडेंट ट्रंप भी ये कह चुके हैं कि वो किसी टाइम पे मुकम्मल कोलैप्स कर सकते हैं। मेरा ख्याल है $1 के अगेंस्ट पत्नी कई मिलियन के हिसाब से आप ये कह सकते हैं कि जो ईरानी करेंसी है वो जा चुकी है। और प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान चूँकि एक मॉडरेट आदमी हैं और वो बहुत सारी मसलें भी समझते हैं, लेकिन खुल के उन्होंने इसका इज़हार किया है। अमेरिका पे भी दबाव है, अमेरिका भी $40 बिलियन से ज़्यादा इस पर खर्च कर चुका है और लोग कहते हैं कि $60-70 बिलियन के करीब तो इकॉनमी को जनरली जो है वो नुकसान पहुँचा है। फिर ईरान के लिए जो आपका सवाल है, बुनियादी तौर पर बड़ा मौका है, इसमें कोई शुबा नहीं है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप की जो एक खूबी है, जो कि बहुत सारे लोगों के नज़दीक उनकी खामी भी है, गालिबन मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये बात कही थी कि अगर वो एब्रप्टली कोई डिसीजन ले सकते हैं तो वो उसी तरह एब्रप्टली अपने फैसले से वापस भी जा सकते हैं। हमने देखा कि इसराइल के प्रोवोक करने पे उन्होंने लिया और यू टर्न लिया। जैसे मैंने कहा, वो तो एक लम्हे के लिए साउंड हो रहा था कि वो तो ईरान के लॉयर की तरह बात कर रहे हैं कि ईरान को अपना मिसाइल प्रोग्राम रखने की अहमियत है और ईरान की बड़ी अच्छी लीडरशिप आ गई है, ईरान के लिए आगे बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। कोई शुबा नहीं है कि ईरान अगर इस वक्त थोड़ा सा कंप्रोमाइज कर भी लेता है, वो मैज़ाना की जंग में ना रहे, तो ईरान के लिए बहुत बेहतर रहेगा। वो दुनिया के साथ इंगेज कर सकता है, अपनी मईशत को मजबूत कर सकता है। देखिए, अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इस जंग के जो असरात हैं, जो उसकी जो फुटेजेस हैं, वो आपके सामने नहीं आई। ईरान के इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत बुरी तरह नुकसान पहुंचा है और जब ये पूरी तस्वीर आपके सामने आएगी तो आपको लगेगा कि इसमें तो बिलियंस मे बी ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स जो है वो जरूरत होगी उसके ऊपर इन्वेस्ट करने के लिए कि इसको रीबिल्ड करे। तो एक अच्छा मौका है, ईरान को इसको जरूर ग्रैब करना चाहिए। अच्छा, दूसरी तरफ की जंग नहीं बनाना चाहिए। असद साहब, अभी हम देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान, टर्की और सऊदी अरब का डिफेंस मुआहिदा हुआ है, पाकिस्तान के और इन तीनों ममालिक के जो दोस्त ममालिक हैं वो तो इससे खुश हैं। डोनाल्ड ट्रंप का जो बयान है वो बड़ा हैरानकुन है, वो इसको जुर्रतमंदाना इकदाम करार दे रहे हैं, इसके बावजूद कि मुस्तकबिल में किसी भी वक्त इजराइल और ये तीनों ममालिक आमने सामने आ सकते हैं। तो ये सिर्फ उनकी ज़ाती राय है या अमेरिका की पॉलिसी है? प्रेसिडेंट ट्रंप के बारे में ये ख्याल है कि उनकी जब पिछली दौरे हुकूमत था तो वो कई ऐसे स्टेटमेंट्स होते थे जो पॉलिसी आप उसको कहते हैं स्टेट की, जिसको बाद में स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन या इवन वाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन उसको टोन डाउन करने की कोशिश में रहते थे। जैसे मैंने पिछले आपके सवाल के जवाब में कहा कि वो कुछ भी कह सकते हैं, यूटर्न भी ले सकते हैं, बड़े बोल्ड फैसले कर सकते हैं, बड़े बोल्ड स्टेटमेंट भी दे सकते हैं। देखिए, करंटली ये जो ट्रायलेटरल पैक्ट है, डिफेंस पैक्ट है, इसको तो अमेरिका के मफादात के बरक्स देखा जा रहा है, क्योंकि एक तरह से एक नया रीजनल सिक्योरिटी ब्लॉक बन रहा है जो अगर रीजन को सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा तो अमेरिका, आपने कल भी खबर देखी होगी कि जीसीसी ममालिक ग्रेजुअली, हम शुरू से ये कह रहे हैं कि फौरी तौर पे तो ऐसा नहीं हो सकता कि अमेरिका से कहा जाए कि जी हमारे अड्डे आप छोड़ दें, हमारा इलाका छोड़ दें, लेकिन ग्रेजुअली अमेरिका के ऊपर ये प्रेशर बिल्ड होगा कि आपकी प्रेजेंस हमें नुकसान दे रही है और अब वो आहिस्ता आहिस्ता बोलना शुरू हो गए। एक एंगल तो ये। दूसरा, शायद प्रेसिडेंट ट्रंप अपने तई ये कॉन्फिडेंट हूँ
कि आपको मालूम कि ये जो 3 बड़े मुस्लिम ममालिक हैं और सुन्नी ब्लॉक में हैं, तो गालिबन वो ये समझते होंगे कि आगे चल के वो अब्राहम अकॉर्ड में कोई पेशरफ्त हो सकती है। हालांकि इन 3 सुन्नी ममालिक का कोलैबोरेट करना, इसको ये भी एनालिस्ट तो ये भी समझते हैं कि ये जो प्रेसिडेंट ट्रम्प का ब्रेन चाइल्ड है अब्राहम अकॉर्ड, उसके अगेंस्ट एक ओपिनियन बिल्ड हो सकती है, क्योंकि सऊदी अरेबिया पे दबाव था, सऊदी अरेबिया के जरिए पाकिस्तान पे था। तो अब वो समझते हैं कि अगर वो एक किसी सिक्योरिटी चेन में आ जाएंगे तो ये दबाव कम हो जाएगा। तो प्रेसिडेंट कहने को तो कह सकते हैं, लेकिन ये मुमकिन है कि पसे पर्दा जो कम्युनिकेशन हो रही हो उसके ऊपर वो अपनी पूरी सेंसिटिविटी और अपनी पूरी आंखें कहना चाहिए और नजरें जमा के बैठे हों कि इस पैक्ट का मतलब क्या है और आगे चल के रीजन के अंदर अमेरिका के मफादात किस तरह मुतासर हो सकते हैं। बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया। असद हसन साहब हमारे साथ मौजूद थे और डोनाल्ड ट्रंप साहब का बयान कहीं ना कहीं परेशानी भी अपने अंदर समोए हुए है कि ये तीनों ममालिक जो हैं इनका जुर्रतमंदाना इकदाम है अपनी सलामती, अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर करने के लिए। लेकिन अगर हम देखें तो इजराइल के लिए, भारत के लिए ये एक बहुत बड़ा धचका भी है और जिसको वो तस्लीम भी कर रहे हैं और वो कह भी रहे हैं कि उनके अगेंस्ट एक महाज खड़ा किया जा रहा है या एक ताकत बनकर उभर रहे हैं। आपस में भी दिफाई मुआहिदा कर चुके हैं इजराइल और भारत, क्योंकि दोनों नजरियाती कज़न भी हैं, दोनों इस दुनिया के अमन के दर पे भी हैं और उन्हें परेशान होना भी चाहिए। जो भी बुरी आंख से देखेगा, मैली आंख से देखेगा मुस्लिम उम्मा की तरफ या इन 3 ममालिक के इत्तेहाद की तरफ, यकीनी तौर पर उसे घबराने की ज़रूरत है। बिल्कुल जी, हम यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर हम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। और अभी बात कर लेते हैं सोने की कीमतों की। उतार चढ़ाव का सिलसिला जारी है और बड़े शिद्दत के साथ हम असरात देख रहे हैं हमारे पड़ोस में चलने वाली जंग के। जैसे ही जंग थमती है रेट ऊपर निकलते हैं, जैसे ही जंग दोबारा शुरू होती है रेट नीचे आ जाते हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है उतार चढ़ाव के बाद। लोग मुंतज़िर हैं, खातीन भी कंसर्न है और सरमायाकार जो है वो भी इंतजार कर रहे हैं कि उन्हें कब और किस चीज़ में कितना इन्वेस्ट करना चाहिए। तो ये सब कुछ हम जान लेते हैं कि आखिर किस करेंसी में इन्वेस्ट करना चाहिए, या फिर गोल्ड में, सोने, उसमें चांदी में, गंदम खरीदनी चाहिए या क्या खरीदना चाहिए, आखिर क्या खरीदना बेहतर रहेगा, ये हम सब कुछ जानेंगे। रियाज बुखारी साहब गोल्ड सिल्वर मार्केट एनालिस्ट हैं हमारे साथ मौजूद। वेलकम टू शो कहेंगे बुखारी साहब। पहला सवाल यही है कि गोल्ड की कीमत जहां पर इस वक्त मौजूद है वहां पर क्या गोल्ड खरीद लेना चाहिए? आने वाले दिनों में कीमतें ऊपर जाएंगी या कीमतें नीचे आएंगी? 3900 और 50 था तो मैंने कहा इससे मार्केट नीचे नहीं जाएगी। हालांकि बहुत सारे जो एनालिस्ट थे वो बता रहे थे कि 3300 या 3500 के अराउंड जाएगा। तो वहाँ से हमने देखा कि $500 इसमें रिकवरी आई है। 4400 और $50 का इसने अपना टॉप बनाया है। यानी 3900 और $50 इसका लो है और $44-50 इसका हाई है। $500 इसमें तेजी हमने देखी है। तो वहाँ से मार्केट ने करेक्शन ली है $140, ये मार्केट नीचे आई है। और करंटली अगर मैं देखूं तो ये अपना 4300 और 93 पे 43, 93, 94 के अराउंड ये मूव कर रहा है। अभी इसने अपना हाई बनाया है 44,000 और 16 पे इसने अपना हाई बनाया है। तो मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेडर हैं तो उसके लिए 1 आवर चार्ट है। 1 आवर चार्ट मैंने आपको सेंड किया है, उसमें ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल है। सपोर्ट के करीब आए तो आपने खरीदना है, रेजिस्टेंस करीब जाए तो आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। अगर किसी ने फिजिकल खरीदना है तो उसके लिए मैं कहूँगा कि गैन थ्योरी के मुताबिक 21 अगस्त के अराउंड अगर गोल्ड और सिल्वर नीचे हो तो फिर इसको आपने बाई करना है। उससे पहले में भी आज ये देखते हैं कि इसका रेजिस्टेंस लेवल क्या है। इसका रेजिस्टेंस लेवल 4400 और $50 पे इसका रेजिस्टेंस है और 4300 पे इसका सपोर्ट लेवल है। और वहीं 4310 से इसमें हमने एक रिकवरी देखी है और मार्केट अभी उसी रेंज में मूव कर रही है। इस रेंज में बुखारी साहब ये कब तक सस्टेन करेगी? आप काफ़ी दिनों से जो फोकास्ट कर रहे हैं हम देखते हैं कि काफ़ी हद तक उस पर अमल दरामद भी मार्केट होता है। अभी एक तो ये बताएगा कि 21 तारीख को क्या होने जा रहा है, यहाँ पर कब तक वोलेटाइल सिचुएशन रह सकती है? देखिए इसमें $500 जहां इसमें हमने तेजी देखी है तो उसमें कुछ ना कुछ रिएक्शन आना चाहिए, कुछ इसमें करेक्शन आनी चाहिए। तो 21 अगस्त को मैं समझ इसके अराउंड
मैं समझता हूँ कि मार्केट जो है फिर निचले लेवल पे होगी, वहाँ हमें बाई इसको कर सकते हैं हम। अब अभी हमने देखना है कि ये कौन सा टॉप बनाती है, कहाँ रिएक्शन आता है। और ठीक है। 21 अगस्त के अराउंड मैं देख रहा हूँ कि गोल्ड और सिल्वर जो है वो निचले भाव पे होंगे। तो जो फिजिकल खरीदना चाहते हैं तो वो एक अच्छा दिन होगा, एक अच्छा टाइम है। आप कह रहे हैं कि उस इसने वक्त मजीद डाउन जाना है, ये 21 अगस्त को मजीद नीचे आएंगे सोना और चांदी दोनों? हाँ देखें ये ऊपर कहाँ से ये रिवर्स करता है, क्योंकि 4450 पे जो है इसका रेजिस्टेंस लेवल है, वहां से तो ये नीचे आया है, 4310 पे ये आया है। ठीक है। लेकिन यहाँ से फिर हमने एक रिकवरी देखी है। मैं समझता हूँ कि इसमें एक अच्छा यानी $500 जहाँ इसमें यानी तेजी आई है, ये तो नहीं है कि मुसलसल ये अपवर्ड जाए, इसमें वेव आती है। अब बिल्कुल इसमें थोड़ा सा करेक्शन आ जाए, 4200 या इसके अराउंड कभी आए, या 21 अगस्त के करीब ये आए, तो उसको हम यानी लोएस्ट लेवल पे होगा, उस वक्त हम इसको खरीद करना बाय कर चाहेंगे। बिल्कुल सही। फिलहाल तो 4450 पे इसका रेजिस्टेंस है। बिल्कुल ठीक। अच्छा बुखारी साहब ये भी बताइएगा कि इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का तो आपने बता दिया कि 21 अगस्त तक थोड़ा सा वेट कर लें, उसके बाद फिर ख़रीदारी शुरू कर दें, ये एक अच्छा वक्त होगा। अगर हम गंदम की बात कर लें तो क्या गंदम खरीद लेनी चाहिए, कपास खरीदनी चाहिए, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, अजनास हैं जो कि जिनकी ख़रीदारी के हवाले से आपसे लोग जानना चाह रहे होंगे, उनकी रहनुमाई कीजिएगा। देखिए जो वीट है या कॉटन है, ये इसका जो कॉटन ने अपना जो लो बनाया था वो 60 सेंट पर पाउंड पे इसने अपना लो बनाया था। और वहाँ मैंने कई प्रोग्रामों में, टीवी के प्रोग्रामों में, मैंने जो जीनर्स थे और जो टेक्सटाइल मिलों वाले थे उन्हें मैंने रिकमेंड किया था कि आप आने वाले 2 साल के लिए आप रुई जो है कॉटन आप परचेज कर लें। तो अब जो है वो तकरीबन 87 सेंट पर पाउंड पर वो चली गई है। मैं देखता हूँ इस वक्त वो किस पोजीशन पे है। तो आने वाला जो टाइम है इसके लिए, गंदम के लिए, इसमें मैं एक अच्छी खासी तेज़ी देख रहा हूँ। गंदम उस वक्त $5 पर बुशल पे थी, और मैंने अपने प्रोग्रामों में मैंने यही कहा था कि अगर गवर्नमेंट इंपोर्ट करना चाहती है गंदम, तो वो अब इंपोर्ट कर ले कि एक अच्छा टाइम है। अब जबकि गंदम ने $7.10 पर बुशल के पे ये मार्केट चली गई है, यानी ऑलमोस्ट इसमें 50% इसमें इजाफा हो चुका है। तो यानी यहाँ लोगों को कोई वो नहीं है, कोई नाअहल लोग ऐसे हैं कि उन्हें इल्म नहीं है। जब मार्केट ऊपर होती है तो वो परचेज करते हैं, जब मार्केट निचले लेवल पे होती है तो उस वक्त वो परचेज नहीं करते। बिल्कुल सही। इसके लिए मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। ये पता नहीं कि ये नाहली की वजह से हो रहा है या दानिस्ता तौर पे हो रहा है, क्योंकि हम तो यही देखते हैं कि अल्टीमेटली आवाम की जेबों से ये पैसा जाता है। बुखारी साहब आप ये कह रहे हैं कि एक अच्छा वक्त है गंदम की बाइंग के लिए, लेकिन हमारा एक ज़री मुल्क होने के बावजूद हमें इंपोर्ट करने की या बाहर से परचेज़ करने की ज़रूरत ही क्यों पेश आती है? और क्या छोटा इन्वेस्टर भी इन्वेस्ट कर सकता है इसमें बुखारी साहब? नहीं, मैं एक चीज़ आपको बताऊं, देखिए हमारी पॉपुलेशन कितनी बढ़ चुकी है। पहले 7 करोड़ थी, अब 25 करोड़ हो गई है। तो हमारी एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको बढ़ना चाहिए था, लेकिन वो 30% कम हो चुकी है। तो उसकी जगह क्या किसने लिए? सोसाइटीज बन गई हैं, सोसाइटीज बन गई हैं। हाँ, तो ये कौमी मुजरिम है। यानी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक ज़री ज़मीन है वहाँ पे आप हाउसिंग सोसाइटीज बना दें, उसको वहाँ घर बनाना शुरू कर दें, बल्कि हमारी जो एग्रीकल्चर लैंड है उसको बढ़ना चाहिए। और पाकिस्तान जो है एक ज़री मुल्क है, इसकी मईशत का इन्हिसार जो है वो ज़राअत पे ही है। और 3 साल से इन्होंने ज़राअत को बिल्कुल तबाह करके रख दिया है, और लोग जो है यानी किसान नुकसान में है। और बस यही हमारे मुल्क का अलमिया है बुखारी साहब के, हमने अपने ज़रूरी मुल्क होने के बावजूद उसका फ़ायदा उठाने के बजाय अब हमें नुकसान उठाना पड़ रहा है कि हम ऐसी चीज़ें भी इंपोर्ट करें जो कि हम खुद काश्त करते हैं। अगर थोड़ा सा स्टॉक मार्केट की तरफ आ जाएं तो आज स्टॉक मार्केट इस हफ्ते में क्या रुझान देख रहे हैं आप? स्टॉक मार्केट का कहाँ पर इन्वेस्टमेंट हो सकती है, कितना ऊपर जाएगी स्टॉक मार्केट? देखिए KSE 100 इंडेक्स की मैं बात करूँ तो 1,91,000 इसने अपना टॉप बनाया है। अभी जो इसका जो लोअर टॉप है वो 1,88,000 के करीब इसने लोअर टॉप बनाया है, और वो करंटली 1,80,000 के अराउंड वो मूव कर रही है। लेकिन ये देखें, ये ओवरऑल KSE 100 इंडेक्स का जो ग्राफ है वो इंडिकेट कर रहा है कि ये एक रेजिस्टेंस लेवल है। हमें प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए कि मार्केट किसी भी वक्त ये निचले लेवल पे आ सकती है, और बहुत थिन मार्केट है, इसमें वॉल्यूम इतना नहीं है।
तो हम स्टॉक मार्केट को अगर देखें तो हमें हर सेक्टर वाइज देखना चाहिए। एनर्जी सेक्टर देखें हम, उसके बाद ऑयल सेक्टर देखें, सीमेंट सेक्टर देखें, और उसमें इनफरादी तौर पर हर एक स्क्रिप्ट को हमें देखना चाहिए, उसको एनालाइज करना चाहिए, फिर वहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। कि SC30 इंडेक्स हो या कोई हो, ये तो ओवरऑल एक पोजीशन को जाहिर करते हैं। और मैं देख रहा हूँ कि आने वाले वक्त में भी इसमें हम कमी देखें, तो लिहाजा मैं एडवाइस यही करूँगा कि अपने स्क्रिप्ट को देखें कि आपने कौन सा शेयर खरीदा हुआ है, उसका सपोर्ट लेवल क्या है, रेजिस्टेंस लेवल क्या है। लेकिन ओवरऑल मैं थोड़ा सा रहनुमाई अगर आप कर दें बिगनर्स के लिए बुखारी साहब, के अगर किसी के पास थोड़ा सरमाया है, अगर कोई 50,000 या 1 लाख से सरमायाकारी करना चाहता है KSE में, तो कौन कौन सी कंपनीज हैं, उसमें तरीक़ाकार क्या होगा, अकाउंट कैसे बन सकता है, क्या मोबाइल ऐप से भी अब ये काम हो सकता है या आपको फिजिकली जाना पड़ेगा? नहीं, फिजिकल नहीं जाना पड़ेगा, ऑनलाइन उसकी ट्रेडिंग होती है। और उसके लिए है ना, मुझे आप कहेंगे तो वो मैं स्क्रिप्ट वो ढूंढ के रखूंगा कि कौन कौन से स्क्रिप्ट को आपने लेना है। लेकिन अगर लेना है तो उसको स्टॉप लॉस के साथ लेना है, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस लेवल है। मैं नहीं समझता कि मार्केट ज्यादा और ऊपर जाएगी। मार्केट जहां भी बढ़े आपने प्रॉफिट टेकिंग करनी है। और स्टॉक मार्केट है ना, 2008 तक तो बहुत बेहतर थी, उसमें शॉर्ट सेल कर सकते थे। अब उन्होंने एक फ्यूचर मार्केट बना दी है। फ्यूचर में 1 माह का वो होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी अब लोगों का इंटरेस्ट भी इसमें नहीं है। यानी वॉल्यूम अगर आप देखेंगे तो बहुत थिन वॉल्यूम है। अच्छा, बहुत कम वॉल्यूम है। बुखारी साहब, इसको सही वक्त परचेज करने का स्टॉक मार्केट के शेयर्स को क्या होता है, सेल करने का क्या होता है? अगर सुबह से लेकर शाम तक हम देखें तो एक बार तो मार्केट ऊपर जा रही होती है, फिर उसके बाद उसकी कीमतें बिल्कुल स्टेबल हो जाती हैं, तो क्या सही वक्त रहेगा इसको परचेज करने के लिए शेयर्स या सेल करने के लिए? मैं जो है नेक्स्ट प्रोग्राम में यानी मुख्तलिफ स्क्रिप्ट जो है मैं उनको मैं देखूंगा कि किस में जो है हम बाई कर सकते हैं, किस में हम शॉर्ट सेल कर सकते हैं। तो मैं इनफरादी तौर पर इन तमाम चीज़ों को मैं देख के आपको बताऊंगा कि कब आप इन्वेस्ट करें, किस तरह करें, कौन सा स्क्रिप्ट आप खरीदें, PS को खरीदें या शेल खरीदें या उसको बेचें, ऑयल सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें या सीमेंट सेक्टर में आप इन्वेस्ट करें। उसको इनफरादी तौर पर हर एक को देखना पड़ता है। उसको मैं अगर कहेंगे तो मैं तौर पर इंशाल्लाह ये आपसे रहनुमाई हम लेते रहेंगे और अपने नाज़रीन तक पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि स्टॉक मार्केट के अंदर काफ़ी बेहतरी आई है, मस्बत रुझान देखने में आया। और जो छोटा इन्वेस्टर है वो यकीनी तौर पे उसके पास सरमाया भी थोड़ा है, वो कोशिश में होता है कि किसी तरीके से उसको महफूज इन्वेस्टमेंट के ज़रिए ज़्यादा से ज़्यादा नफ़ा बख्श बनाया जा सके। तो बहुत शुक्रिया, रियाज बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो कह रहे हैं कि जी सोना जो ख़रीदना चाहता है वो 21 अगस्त तक वेट करे, उसके बाद बेहतर होने जा रहे हैं, उस वक्त बाय कर लें और फिर बाद में फ़ायदा उठाइए। बिल्कुल जी, यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, आप कहीं मत जाएगा, दीगर अहम इश्यूज होंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी हमारे साथ मौजूद हैं एक 17 साला नौजवान हैदर अली, जिन्होंने 6040 मीटर बुलंद खुसरूगंज चोटी सर करके एक शानदार और काबिल फ़ख्र कारनामा अंजाम दिया है। और कम उम्र में इस बुलंद चोटी को सर करके उन्होंने अपने आज़म, हौसले और गैर मामूली सलाहियतों का सबूत भी दिया है। बिल्कुल दिया है और हमारी तरफ से उन्हें ढेरों मुबारकबाद। हैदर हमारे साथ मौजूद भी हैं। हैदर अली ने चोटी की बुलंदी पर पहुँच कर कौमी परचम भी लहराया और पाक नाम भी बुलंद किया है। तो हैदर, कैसा रहा ये सफ़र, कितनी चोटियाँ अब तक सर कर चुके और इंस्पायरेशन कहाँ से मिली आपको? सफ़र तो बेसिकली बहुत अच्छा रहा और मुश्किल भी रहा। और दूसरा, मैंने अभी तक 2 चोटियाँ सर की और ये क्लाइंबिंग की मेरी शुरुआत है। लेकिन जो पहाड़ों का सिलसिला है, मैंने बचपन में 6 साल से ही शुरू कर दिया था। ट्रैकिंग करता था और कभी कभी गाइडिंग भी करता था। तो 6 साल से जैसे ही पहाड़ों को मैंने एक्सप्लोर करना शुरू किया, तो मुझे आहिस्ता आहिस्ता मतलब इन पहाड़ों का रुझान हुआ और मतलब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील हुआ कि मतलब पहाड़ पे जाता हूँ और मतलब ये इनकी ग्रीनरी और इनको देख के मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ। आहिस्ता आहिस्ता जाके फिर मुझे शौक़ पड़ा कि मैं इन बर्फ़ानी चोटियों को भी समिट करूँ। ज़बरदस्त और बहुत ही शानदार आपने कारनामा सर अंजाम दिया। आपने इस्लामाबाद से गिलगित तक साइकिलिंग भी की है, साइकिल पर आपने सफ़र भी किया है। वो सफ़र कैसा रहा आपका? गिलगित के रास्ते कैसे थे? वो सफ़र बड़ा ज़बरदस्त रहा, लेकिन ये कि मुझे लोग बीच में बहुत अच्छे मिले, ज़बरदस्त किस्म के लोग मिले। और जो गिलगित बल्तिस्तान के लोग हैं वो तो बहुत ही मेहमान नवाज है। उसके अलावा मुझे सिंधी लोग बहुत ज़बरदस्त मिले।
कुछ लोग थे जिनने रुकावटें डाली, और ये था कि बीच में हेल्थ के इश्यूज भी आए, लेकिन ये कि मज़ा बहुत आया और रास्ते में लोगों ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा। जबरदस्त और जबरदस्त। फैमिली की तरफ से कैसा रिस्पांस था? उनकी तरफ से मना किया गया क्योंकि उम्र आपकी अभी 12 टीन एज में हैं आप, और पढ़ाई भी कर रहे होंगे, तो पढ़ाई के मामलात भी साथ चलते रहे। फैमिली ने क्या कहा? ज़्यादातर सपोर्ट करने वाले थे आपके पेरेंट्स या अगेंस्ट थे? अच्छा, फैमिली तो सपोर्ट करने वाली थी, दे वेरी सपोर्टिव अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये है कि उस वक्त मेरे पेपर्स चल रहे थे, तो पेपर्स के फ़ौरन बाद जैसे ही छुट्टियाँ आई तो बस मैंने अब्बू को बोला कि मैं गिलगित आ रहा हूँ, तो वो बोलते हैं कि ठीक है आ जाओ, गाड़ी वाड़ी करा देता हूँ। फिर मैंने कहा नहीं मैं साइकिल पे आता हूँ। तो वो पहले हिचकिचाए, उन्होंने कहा साइकिल पे आना है, मजाक तो नहीं कर रहे हो? वो फिर आहिस्ता आहिस्ता करके मैंने उनको मनाया, ये कि 1-2 दिन मुझे लगे थे मनाने में ये, लेकिन 1-2 दिन बाद फिर वो भी मान गए, चलो आ जाना देख लेना, ऐसे करके आहिस्ता आहिस्ता की। फिर मैंने कहा चलो ठीक है। अच्छा हैदर, ये भी बताइएगा कि अभी आपने कितनी चोटियां सर कर ली हैं और आगे क्या प्लान्स हैं, कौन कौन सी और चोटियां सर करनी है, और मुश्किल कौन से मौसम में होता है चोटियों को सर करना? बर्फीले मौसम में जब पहाड़ों पर बर्फबारी होती है, या फिर गर्मी के मौसम में? कब ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं और कब ज़्यादा मुश्किल पेश आती है? अच्छा, ये है कि जो हमारा अभी तक मैं 2 चोटियां सर कर ली हैं, बड़ीला पीक और खुसरगंज पीक, और आगे मेरा प्लान अगले साल का है कि मैं स्पेंटिक करूं और फिर उसके अगले साल ब्रॉड पीक करूं। जैसे ही ब्रॉड पीक शुरू करूंगा तो मैं 8000 मीटर्स के पीक्स जो हैं उनका मेरी जर्नी स्टार्ट हो जाएगी, जो कि मैंने दुनिया में 14 कर ला। तो बाकी जो है कि मुश्किलात बेसिकली विंटर सीजन में, जो विंटर का जो सीज़न आता है उसमें मुश्किलात बहुत ज़्यादा आती हैं। और ये है कि स्प्रिंग सीज़न में नेपाल में क्लाइंबिंग शुरू होती है। ये कि नेपाल में स्प्रिंग सीज़न में क्लाइंबिंग स्टार्ट होती है, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान में क्लोज होती है। और समर में जो पाकिस्तान का क्लाइंबिंग सीजन है वो समर में शुरू होता है, जून जुलाई अगस्त ये। ठीक है। अच्छा, बॉडी फिटनेस के लिए क्या करते हैं आप? ये भी बताइएगा हैदर कि यकीनी तौर पे क्लाइंबिंग हो या साइकिलिंग हो, इसके लिए फिजिकली फिट होना, स्ट्रांग होना भी ज़रूरी है। तो आप एक तो ये कि ट्रेनिंग किससे लेते हैं और ख़ुद इसके लिए क्या करते हैं अपने आप फिटनेस के लिए भी? अच्छा, मैं ट्रेनिंग जब मैं क्लाइंबिंग के स्टार्ट में आया तो आबिद सरपरा सर हैं, तो उनसे मैं ट्रेनिंग लेता था। उसके बाद फिटनेस के लिए इधर मैं रावलपिंडी में अपनी स्टडीज़ कर रहा हूँ, ए लेवल्स का मैं आखिरी साल है। तो जो फिटनेस है उसको भी साथ रखने के लिए मैं बॉक्सिंग करता हूँ। हमारा जो क्लब है उसके लिए मैं 8 मेडल्स ला चुका हूँ और टोटल में 9 फाइट्स की हुई हैं। ज़बरदस्त। तो ये सीन कभी, और साथ में जिम विम भी रोज़ जाता रहता हूँ। ज़बरदस्त। हैदर, इस हेयर स्टाइल के लिए क्या कुछ करते हैं आप? कौन सा शैम्पू इस्तेमाल करते हैं? क्या हेयर स्टाइलिंग के लिए कहाँ जाते हैं? क्योंकि ये हेयर स्टाइल बनाना इतना आसान काम नहीं है, और जुनेद साहब को भी, हमारे जो को एंकर है, उनको भी शौक चढ़ा है कि वो भी इस तरह का हेयर स्टाइल बनाएं। कहाँ जाना पड़ेगा? कितनी मेहनत दरकार है इस हेयर स्टाइल के लिए? ये हेयर स्टाइल बस ये असल में नेचुरल हेयर स्टाइल है, ये कोई वो नहीं है। मतलब ये मैंने आर्टिफिशियली नहीं करा है, ये मेरा नेचुरल हेयर स्टाइल है। अच्छा, जबरदस्त। अरे वाह, जबरदस्त। पर कुछ भी नहीं किया, कुछ भी, मतलब एक्सटीरियर प्रोडक्ट इम्प्रेसिव, वेरी नाइस हेयर स्टाइल, मतलब हमें तो बहुत पसंद आया। हाँ बिल्कुल, और थोड़ा से कर्ल्स लगाने पड़ेंगे, वैसे तो मेरे ख्याल में इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। मेरे पास बाल थोड़े हैं, वरना मैं ज़रूर ट्राई करता। लेकिन अच्छा, जिस तरह से आपके वालिद साहब भी फोर्स में SSP हैं माशाल्लाह, तो आपने भी फ्यूचर में फोर्स ज्वाइन करनी है या इसी शोबे में नाम बनाना है अपना? अच्छा, जहाँ तक मैं सोचा कि जो पाकिस्तान की जो टूरिज़्म है उसको बहुत ज़्यादा मदद की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो क्लाइंबिंग सेक्टर है डेवलप तो है लेकिन इतना ज़्यादा डेवलप नहीं है। अब जैसे लोग जाते हैं नेपाल में तो बहुत ज़्यादा मतलब क्लाइंबिंग का शोबा है और बहुत ज़्यादा उधर क्लाइंबिंग कराई जाती है। तो अगर ये पाकिस्तान का जो टूरिज़्म है वो बेहतर कर लिया जाए
तो मैं इस प्लानिंग में लगा हूँ कि फ्यूचर में जाके अगर पाकिस्तान के मतलब टूरिज़्म के अंदर कोई बिजनेस बनाऊँ, उसके बाद क्लाइंबिंग को जारी रखूँ, तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर होगा। क्योंकि ए लेवल्स में भी मैं मतलब बिजनेस इकोनॉमिक्स ही पढ़ रहा हूँ, और अगर मैं इन ट्रेड लिंक्स को बाहर के मुल्क के साथ लिंक कर दूँ और मतलब उधर से मार्केटिंग आके उधर से ही ज़्यादातर जो हमारे क्लाइंट्स है उधर से ही आए, तो हमारे जो ठीक है, ज़बरदस्त। तो हैदर अली, आप टूरिस्ट गाइड भी बनना चाहते हैं, क्लाइंबर गाइड भी बनना चाहते हैं, और आप बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे नौजवानों को मोटिवेट करना चाहते हैं, उन्हें रास्ता दिखाना चाहते हैं ताकि वो भी दुनिया की खूबसूरती, हमारे मुल्क की खूबसूरती को देख पाए, ऐसा ही है? ऐसे ही और टूरिज्म सेक्टर को और भी बढ़ाना चाहता हूँ, उसके अंदर बिजनेसेस इंक्लूड करके। चलिए, हमारी तरफ से ढेरों दुआएं। हैदर अली कोपेमा हमारे साथ मौजूद थे, और 2 चोटियां सर करने के बाद अभी बहुत सी चोटियां सर करने का आज़्म और इरादा, तो हमारी ढेरों दुआएं। और वज़ारत सयाहत को यकीनी तौर पे प्रमोट करने के लिए और सपोर्ट करने के लिए बहुत से इकदाम करने की ज़रूरत है। आगे बढ़ते हैं, कुछ बात हो जाए शाहिद अफरीदी और उनके खोए हुए कुत्ते की। बिल्कुल जी, जो कि लापता था और अब मिल चुका है। इस्लामाबाद से लापता हुआ था और ये पालतू कुत्ता अब मिल चुका है, जिस पर मीडिया पर शाहिद अफरीदी ने लिखा कि मैक्स मिल गया है और खैरियत से घर पर है। उन तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने लाइक, कमेंट और शेयर किया है, और इस शानदार कम्युनिटी के ताउन के बगैर हम ये ना कर पाते। और शाहिद अफरीदी सबका शुक्रिया इसी तरह से अदा कर रहे हैं जैसे शायकीन जो है ना सारे उनसे मोहब्बत करने वाले, खुद कुत्ता मैक्स जो है उसको ढूंढने के लिए गए। लग रहा है कि वसीम अकरम और शाहिद अफरीदी का कुत्ता जो है वो एक साथ कहीं घूमने निकल गए थे, क्योंकि दोनों के कुत्ते खो गए थे और दोनों बड़े परेशान थे, बल्कि 2.5 लाख रुपया इनाम रखा था। वसीम अकरम ने उनके कुत्ता मिलने की सूरत में वो भी मिल गया, बहुत अच्छी बात है, वो बहुत खुश थे। और अब शाहिद अफरीदी का जो कुत्ता है मैक्स, वो भी मिल चुका है। वीडियो इस वक्त आप देख सकते हैं, शाहिद अफरीदी कुत्ते के साथ खुशी का इजहार कर रहे हैं, और यकीनी तौर पे एक आपका ताल्लुक़ है, एक आपका लगाव पैदा हो जाता है, चाहे वो आप पेट की सूरत में हो या कोई भी जानवर आपने रखा हुआ हो। और इन्होंने जो इनाम रखा था वो भी 2,50,000 रुपये नग इनाम भी रखा था, जिसे तलाश कर लिया गया था। बिल्कुल, और कुत्ता भी आप देख सकते हैं वो भी खासा खुश है अपने मालिक से वापस बात, क्योंकि ये जो पेट्स होते हैं वो जिनको आप पालते हैं उनसे मोहब्बत, एक उनसियत सी हो जाती है, मालिक को भी और पेट को भी, और फिर उनका एक दूसरे के बगैर रहना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए इतनी भारी भरकम रकम भी रखी गई है उनकी तलाश के लिए। यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करते हैं, और ब्रेक से पहले आपको बताएं कि हुकूमत और गुड ट्रांसपोर्टर्स के दरमियान कामयाब मुज़ाकरात के बाद ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मुल्कगीर हड़ताल 40 रोज़ के लिए मौखर कर दी है, जबकि 9 रोज़ा हड़ताल के बायस मंडियों में अब सब्जियों और अजनास की तरसील मुतासिर जो हुई थी उसको भी बहाल किया जाएगा। कल कराची में गवर्नर हाउस में ट्रांसपोर्टर्स और हुकूमती नुमाइंदों के दरमियान जो मुज़ाकरात हुए हैं उनमें गवर्नर सिंध निहाल हाशमी, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब शामिल थे, वफाकी वज़ीर मवासलात अब्दुल अलीम खान भी शामिल थे, और सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स ने मलिक शहजाद शरीक हुए हैं, जिसके बाद मामला तय पाए हैं। लेकिन ये भी आर्जी हैं, 90 रोज़ के लिए हैं, अगर शराइत ना मानी गई तो फिर दोबारा से हड़ताल शुरू हो सकती है। बिल्कुल, और सदर ऑल पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्टर्स मलिक शहजाद ने कहा है कि हुकूमती यकीन दहानी के बाद हड़ताल 40 दिन के लिए मौखर करने का फैसला किया गया है। और गुज़श्ता 9 दिन से मुल्कगीर हड़ताल थी, जिसकी वजह से महंगाई वो झेलनी पड़ी है पाकिस्तानी अवाम को, ऑयल शॉर्टेज और दीगर मसाइल भी पैदा हो चुके थे। तो हम उम्मीद करते हैं हुकूमत इस पर कान धरेगी और इस मामले को संजीदा लिया जाएगा, इससे पहले फिर कोई बहरानी कैफियत पैदा हो जाए। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर इश्यूज़ पे बात करेंगे। वेलकम बैक। मौजू बहुत ही अहम है, और इसलिए भी अहम है कि तकरीबन पाकिस्तान में 40 लाख जोड़े हैं जो कि बेऔलाद हैं, और बेऔलादी का ज़्यादातर सबब मर्दों की बीमारियां और उनका तर्ज ज़िंदगी बताया जाता है, जो कि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है। और बदकिस्मती से पाकिस्तान में औरतों को बेऔलादी का सबब करार देकर उन्हें ज़हनी जिस्मानी अजियतें दी जाती हैं। मर्दों की बीमारियां और उनका तर्ज ज़िंदगी तकरीबन 40 से 50% जोड़ों में बेऔलादी की वजह बन रहा है। लेकिन कसूरवार कौन है? औरत, और उसी को ताने भी मिलते हैं, उसी को ज़हनी टॉर्चर कर कर के लोग परेशान कर देते हैं, ससुराल वाले भी, दोस्त अहबाब भी, रिश्तेदार भी। तो आखिर रूट कॉज क्या है, कहाँ से मसाइल शुरू होते हैं, और फिर उन पर ओवरकम किस तरह से किया जा सकता है? क्योंकि हर घर का मसला अगर ये बन जाएगा आने वाले दिनों में तो फिर बहुत सारे घर टूटते हुए भी इसी वजह से हैं। तो आज हम जानेंगे, हमारे साथ हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ साहब मौजूद हैं। वेलकम टू शो कहेंगे हकीम साहब आपको प्रोग्राम। और हकीम साहब, ये इस वक्त जो है ना हमारा बहुत बड़ा मसला बन चुका है,
हर दूसरा जोड़ा जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की अद्वियात, डॉक्टरों के चक्कर, लेकिन इसके बावजूद औलाद जैसी बड़ी खूबसूरत जो नेमत है उससे उन्हें वो मुस्तफ़ीद नहीं होते हैं या वो उसका चेहरा नहीं देख पाते हैं। क्या वजूहात कहाँ पर हैं? क्या लाइफस्टाइल में गलतियाँ कर रहे हैं हम, या फिर ये जेनेटिक्स कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके मरूसी आपको विरासत में मिल रही होती हैं, आगे चल रही होती हैं? क्या है आखिर? नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बेऔलादी जो है इस टाइम बहुत ज़्यादा इसका रुझान बढ़ चुका है। बांझपन, इनफर्टिलिटी, इसमें बुनियादी वजूहात में हमारे यहाँ एक तो सब्र नहीं है। बाज़ औक़ात शादी हुई, कुछ ही अरसे बाद 2-3 महीने के बाद लोग पूछना शुरू कर देते हैं, और ख़ास करके मेरे पास जब इतना पेशेंट आता है उसमें ज़्यादातर औरतों को इसका ठहरा जाता है कि ज़िम्मेदार, हाँ ज़िम्मेदार ठहराया जाता है उसकी। हालांकि इसमें बाज़ औक़ात मेरे पास जितने केसेस आते हैं ये रेशो एक जैसी है। बाज़ मसाइल ऐसे हैं कि औरतों को होते हैं, बाज़ औक़ात मर्दों में होती हैं। अगर अल्लाह ना करे ऐसा मसला हो जाए कि 1 साल तक शादी होने के बावजूद, अज़वाजी ताल्लुकात होने के बावजूद भी हमल नहीं ठहरता, तो फिर ये मर्ज़ है। फिर इसका ट्रीटमेंट करवाना चाहिए। इसमें फिर देखना चाहिए कि मर्द के कुछ टेस्ट होते हैं, सीमन टेस्ट करवाया जाए, ठीक है। उसके बाद वेरिकोसेल ये टेस्ट करवाया जाए, अल्ट्रासाउंड करवाया जाए। फिर उसके बाद अगर सीमन्स हैं और वो ठीक है या नहीं, या एजोस्पर्मिया है, तो फिर उसका इलाज करवाया जाए। इसी तरह औरतों में देखा जाए PCOS, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसका इशू है, या एग्स मिच्योर नहीं हो रहे, सही तरह बन नहीं रहे, या फिलिपिन ट्यूब जो है उसके अंदर ब्लॉकेज आ चुकी है, तो उसमें देखा जाए मसला कहाँ पे। अक्सर औरतों को बाज़ औक़ात पानी वाली थैलियाँ हो जाती हैं, सिस्ट बन जाती हैं, बाज़ औक़ात फाइब्रॉइड हो जाती हैं, चॉकलेट सिस्ट बन जाती हैं, तो ये भी बहुत बड़ा सबब होता है। तो जो सबब हो सिर्फ उसको दूर किया जाए तो ये मसला हल हो जाता है। तो पहले हम ख़वातीन के मसाइल पर बात कर लेते हैं, इलाज पर बात कर लेते हैं, फिर हम मर्दों पे आ जाएंगे। तो जिस तरह आपने ख़वातीन के बहुत सारे मसाइल गिनवाए हैं, इनका इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है। ऐसा मसला ही नहीं कि रब ताला ने जो भी बीमारी है उसका इलाज ज़रूर भेजा है, सिर्फ हमारी अक्ल, समझ, शऊर कहाँ तक पहुँचता है, हम उसे जांच सकते हैं कि नहीं। औरतों में अगर तो महाना सर्कल का इशू है, डेट बाज़ औक़ात आती है, बाज़ औक़ात 2-2 माह, 3-3 माह आती नहीं है, तो ये बहुत बड़ा सबब है। सबसे बड़ा सबब ये है। इसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है, बड़ा आसान सा। इसमें अबहल ले ली जाए, अबहल, राई और मुरमुकी। अबहल 100 ग्राम, राई 50 ग्राम और मुरमुकी 50 ग्राम, ये तीनों चीज़ें लेके इसका फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए और 500 mg का कैप्सूल भर लिया जाए। तो सुबह शाम अगर मुसलसल 2 से 3 माह इस्तेमाल करवाया जाए तो इससे ये वाला मसला हल हो जाएगा। और बहुत सारी ऐसी ख़वातीन जो सिर्फ इसी मसले की वजह से मोटापे का शिकार हो जाती हैं, क्योंकि ये मोटापे की बहुत बड़ी वजह है। पीरियड्स का इरेगुलर, जी बिल्कुल, इसकी वजह से उनका मोटापा भी नॉर्मल पोजीशन पे आ जाएगा। उसके बाद आ जाए पानी की थैलियाँ, जो आम रूटीन में बहुत ज़्यादा औरतों को होती हैं और अक्सर ये बनती हैं, ख़त्म हो जाती हैं। और ऐसी औरतों का मिजाज गर्म खुश्क होता है। वैसे भी औरत का मिजाज गर्म खुश्क है, लेकिन उसमें गर्मी खुश्की बढ़ जाती है। तो ये वाली जो पानी की थैलियाँ, इसका बड़ा बेहतरीन और सादा इलाज है कि इसमें सादा ग़िज़ा खाई जाए। इसमें टोटल जितने भी प्रोटीन वाली चीज़ें हैं और गोश्त वगैरह इस तरह की चीज़ें बंद की जाएँ, फास्ट फूड, जंक फूड, बेकरी आइटम। और ऐसे जो पेशेंट अक्सर सुबह का नाश्ता नहीं करती ख़वातीन, उनको सुबह का नाश्ता लाजमी करवाया जाए। तो फिर उसके बाद ये नुस्खा अगर 1 से 3 माह इस्तेमाल करवाया जाए तो पानी वाली थैलियाँ जो सिस्ट हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। उसमें क्या है कि मुलट्ठी ले लें 50 ग्राम, सौंफ ले लें 50 ग्राम, और उसके बाद हल्दी ले लें 50 ग्राम। उसके बाद ये 150 ग्राम ही इसमें रेवंद खताई डाल लें। इसका फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए और 500 mg का कैप्सूल सुबह शाम इसका इस्तेमाल करवाया जाए 1 से 3 माह तक। तो इसमें जो पानी वाली थैलियाँ हैं, सिस्ट हैं, वो ख़त्म हो जाएंगी। और ये बहुत बड़ा मसला है। इसकी वजह से अक्सर औरतों को जब डेट आती है तो पेन बहुत ज़्यादा होती है। और ये आजकल की जो ख़वातीन हैं, यंग बच्ची हैं, उनको ये मसला बहुत ज़्यादा, तो उनके लिए ये नुस्खा बड़ा कमाल का है। PCOS, PCOD, हाँ जी, ये तमाम मामला। हाँ जी। उसके बाद आ जाए जो फाइब्रॉइड, चॉकलेट सिस्ट है, ये आजकल बहुत ज़्यादा औरतों को, और इसमें क्या होता है कि हल्की हल्की कई औरतों को ब्लीडिंग होती रहती है, ठीक है, पूरा महीना रुकती नहीं है। तो इसमें क्या करें, अब ये चॉकलेट सिस्ट जो है ये खून का लोथड़ा है, ठीक है, ये जम जाता है। तो इसकी वजह से बाज़ औक़ात पेन भी बहुत होती है, परेशानी भी, और इसकी वजह से औलाद भी नहीं होती। तो इसके लिए क्या करना है, इसमें ना एक कर्नुल ईल ये पाउडर मिल जाता है वाइट कलर में। अगर इसका इस्तेमाल किया जाए कि जब भी खाना खाएं 2 से 3 चुटकी सालन के ऊपर डाल लिया जाए, तो अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 माह 5 माह में फाइब्रॉइड ख़त्म हो जाती है।
अगर उसमें ब्लीडिंग हो, बहुत ज़्यादा और ख़वातीन को ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसमें फिर ये वाला नुस्खा बड़ा कमाल का है। उसमें काली मिर्च ले लें 10 ग्राम और नशादर ठीकरी 30 ग्राम, सूंड 40 ग्राम और सना मक्की के पत्ते 80 ग्राम, इसका फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए। ये पाउडर करके तो इसका कैप्सूल सुबह और शाम खिलाया जाए। इससे अल्हम्दुलिल्लाह 3-4 माह में फाइब्रॉइड बिल्कुल मेल्ट हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। ठीक है। अच्छा, पॉलीसिस्टिक ओवरीज, ये पीसीओएस जो है ये इसका चूँकि ये आगे इसकी किस्में हैं, अब इसमें सिस्ट का दोनों का मैंने इलाज बता दिया। फिर उसके बाद मैंने जब माहाना 1.5 नहीं आ रही उसका, अब आ जाएँ जो फिलिपिन ट्यूब्स ब्लॉक हैं या एग्स नहीं बन रहे से, उसके लिए भी बड़ा सादा सा इलाज है। उसमें भी हल्दी, मुलट्ठी और सौंफ, लेकिन उसमें रेवंद खताई के साथ ज़ीरा सफ़ेद शामिल करना है और कलमी शोरा इस्तेमाल करना है। ये सारी चीज़ें ले लें बराबर वज़न, इसका फ़ाइन पाउडर करके या तो चम्मच का चौथाई हिस्सा या फिर बड़ा कैप्सूल 00 सुबह शाम एक इस्तेमाल किया जाए तो 2-3 माह के अंदर ही एग्स मिच्योर होना शुरू हो जाएंगे और फिलिपिन ट्यूब्स जो हैं वो उनकी ब्लॉकेज जो है आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होना शुरू हो जाएगी और मसला हल हो जाएगा। इसमें एक मसला रहता है वाटर डिस्चार्ज का, अक्सर औरतों को इसकी वजह से भी मसला बन जाता है। तो इसके लिए बड़ा सादा सा आसान सा नुस्खा है। वैसे तो इसकी पूरी डिटेल में काफ़ी लंबी गुफ्तगू है, लेकिन सादा से एक नुस्खा बता देता हूँ। माजू, माई, माजू एक मार्केट से चीज़ मिल जाती है, माजू भी कहते हैं, माजू भी कहते हैं। 50 ग्राम वो ले लें और फटकड़ी बरियाँ 50 ग्राम ये ले लें, माई ये भी 50 ग्राम ले लें। तीनों चीज़ों का फ़ाइन पाउडर करके, कत्था जो है ये भी मिल जाता है मार्केट से, पान वाला, हाँ जी, वो आम पंसार स्टोर से मिल जाता है। ये भी बराबर वजन लेके इसका फ़ाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल सिर्फ निहार लेना है, एक कैप्सूल। ये वाटर डिस्चार्ज का बड़ा बेहतरीन इलाज है। ये औरतों के मेन मसाइल हैं जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। इनका इलाज अगर हो जाए तो औरतों का मसला हल। हकीम साहब, ये इसमें रिजल्ट रेशो क्या है? क्योंकि बहुत से लोगों का बिलीव भी नहीं है, वो एलोपैथिक या होम्योपैथिक पे तो ज़्यादा बिलीव करते हैं, हिकमत पे उनका ध्यान कम ही होता है। तो आप बताइए ये कितने मुफीद है मशवरे? अच्छा, ऐसा है कि आप जब भी बेऔलादी का जिक्र आता है तो उसमें टॉप पे है हिकमत। हिकमत में इसका इलाज मर्द हो या औरत हो, बिल्कुल सही, बेहतरीन इलाज। बल्कि मैं अक्सर, मेरी जब डिबेट होती है डॉक्टर्स के साथ भी प्रोग्राम होते हैं, वो खुद भी मानते हैं कि फ़र्स्ट एड में हम भी कहते हैं, उनका माँ भी, फ़र्स्ट एड में डॉक्टर आप जाना चाहिए आपको एलोपैथिक में, सर्जिकल में एलोपैथिक में जाएं, लेकिन इलाज में आज भी हर्बल बहुत और सबसे अच्छी बात यह कि इसके साइड इफेक्ट्स भी नहीं होंगे। Yes. अब जरा मर्दों की तरफ आ जाइए। हाँ, बिल्कुल। उसमें कितने अक़साम के बांझपन है और क्या सभी काबिल इलाज है? बिल्कुल, मर्दों में सबसे ज़्यादा जो इशू आता है वो सीमन एनालिसिस की जो रिपोर्ट करवाई जाती है उसमें जरासीम की कमी है। जरासीम की कमी, अगर एक भी जरासीम जिंदा है तो उसमें इतना इशू नहीं है। अगर एजोस्पर्मिया हो जाए तो उसका इलाज थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन उसका भी इलाज मुमकिन है। टाइम लगता है लेकिन उसका इलाज भी हो जाता है। उसके बाद होता है पस सेल्स का बढ़ जाना, ठीक है, उसके बाद सोजाक का हो जाना, ये सारे इसमें अमल है। फिर वेरिकोसेल, अब उसमें क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है, आपके टेस्टिकल्स में ब्लॉकेज आ जाती है, वेन्स ब्लॉक हो जाती हैं, जिसकी वजह से औलाद वाले मामले से आप महरूम हो जाती हैं। अक्सर लोगों को इसका पता ही नहीं है वेरिकोसेल का, तो वो अपने सीमन टेस्ट सारा कुछ करवाते रहते हैं, इलाज करवाते रहते हैं, इसकी तरफ तवज्जो ही नहीं जाती। इसमें फिर अगर पहली नंबर पे बात कीजिए, अगर सीमन्स कम है, सबसे पहले तो पसल का इलाज होना चाहिए। पसल अगर कम है तो उसके लिए बड़ा सादा सा नुस्खा है, छिलका रीठा ले लें 50 ग्राम और हल्दी ले लें 50 ग्राम। अब दो चीज़ों का फ़ाइन पाउडर करके 500 mg का कैप्सूल भर लिया जाए, सुबह शाम खिलाया जाए, तो 1 महीने के बाद जाके अपना टेस्ट करवा लें, आपका पस सेल बिल्कुल ठीक हो चुका होगा। अगर उसके साथ साथ एपिथेलियल सेल और रेड ब्लड सेल भी बढ़े हुए हैं तो वो भी इसी के साथ ठीक हो जाएंगे। उसके बाद आ जाते हैं सीमन्स के ऊपर। अब जरासीम में कमी आ गई है तो उसके लिए भी बड़ा सादा सा नुस्खा है, हर्बल में बड़ा आसान और अच्छा इलाज है। उसमें क्या करेंगे, सालब पंजा ले लें 50 ग्राम, मूसली सफ़ेद ले लें 50 ग्राम, मगज़ पंबा दाना ले लें 50 ग्राम, पिपल की दाढ़ी ले लें 50 ग्राम, उसके बाद कूज़ा मिश्री ले लें 50 ग्राम। ये सारी चीज़ों का फ़ाइन पाउडर करके अब इसमें आप मगज़ पिस्ता और उसके बाद बादाम की गिरी, ये भी आप 50 ग्राम पाउडर करके इसमें शामिल कर लें। उसके बाद अगर सर्दियाँ हों तो इसमें शहद मिला लें 2 गुना, माजून बना के आधा चम्मच सुबह शाम खा लें। अगर गर्मी हो तो शरबत बजूरी के साथ या दूध के साथ सुबह निहार ले लिया जाए। ठीक है। और अक्सर औकात में कहता हूँ तो इसकी खीर हम बताते होते हैं, 41 दिन सिर्फ खीर खा लीजिए, उसके बाद जाकर टेस्ट करवाया जाए तो वो टेस्ट अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल क्लियर आता है। तो खीर में आप चीज़ें कम भी कर सकते हैं, सिर्फ असगंधना गोरी 50 ग्राम ले लें, मूसली सफ़ेद ले लें 50 ग्राम,
और सालब पंजा, 3 चीज़ें लेके इसका फ़ाइन पाउडर करके कूज़ा मिश्री शामिल कर लें और रात को आधा चम्मच बड़ा वाला इसका और आधा छिलका इसबगोल दूध गर्म करते जाएं और उसमें ये डाल के ना थोड़ा थोड़ा हिलाते जाएं। खीर बना, ये खीर बन जाएगी और 41 दिन सुबह निहार ये खीर खा लें। उसके बाद जाके टेस्ट करवा लें तो ये बेहतरीन है। उसके बाद आ जाएँ वेरिकोसील। वेरिकोसील जो है उसमें चूँकि ये जो वेन्स है उसका स्केर्ड पैदा होता है जब हरारत की कमी हो जाती है। जैसे हम फुल सर्दी में जा रहे हैं तो सर्दी में इंसान सुकड़ जाता है ठंड की वजह से, ऐसे ही वेन्स के अंदर ब्लॉकेज आ जाती है, सुकड़ जाती है। तो इसके लिए फिर बेहतरीन इलाज है कि अगर पुदीना खुश्क ले लिया जाए और अजवाइन ले ली जाए, इसका फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए। अगर इसको मीठा करना है तो इसमें कूज़ा मिश्री डाल ली जाए बराबर वज़न, तो ये आधा चम्मच सुबह शाम कम अज़ कम 4 से 6 माह इस्तेमाल किया जाए। इससे बेहतरीन रिज़ल्ट है। इसके साथ अगर माजून उशबा और अतरीफुल शातरा, ये 2 माजून या इसके अरक इस्तेमाल कर लिए जाएँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वेरिकोसील जो है ये भी ठीक हो जाता है और इसका ऑपरेट नहीं करवाना पड़ता। हालांकि इसके जब ऑपरेट करवाते हैं तो बहुत दफ़ा इसका ऑपरेट नाकाम हो जाता है, इसकी वजह से फिर औलाद वाले चांस बिल्कुल ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए अगर ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह 100% उम्मीद है कि आपका जो वेरिकोसील का इशू ख़त्म हो जाएगा और साथ ही इंशाल्लाह आपका मसला हल हो जाएगा औलाद वाला मामला। ज़बरदस्त। तो इसमें ये है वेरिकोसील। बाजू को होता है कि सिर्फ नकाहत और कमज़ोरी है, वीकनेस बहुत ज़्यादा। जी जी जी। उसके लिए फिर अल्लाह ताला ने ये किचन में चीज़ें इतनी ज़बरदस्त पैदा की हैं। उसमें जावत्री ले ली जाए 10 ग्राम, लौंग ले लिए जाए 20 ग्राम, दारचीनी ले ली जाए 30 ग्राम और उसमें जड़ पान ले लीजिए 50 ग्राम। सारी चीज़ों का फ़ाइन पाउडर कर लिया जाए। पाउडर करने के बाद फिर इसका आप माजून बना लें या कैप्सूल भर लें 00 के। सुबह शाम एक कैप्सूल नीम गर्म दूध के साथ इस्तेमाल करवाया जाए। ठीक है। और उसके बाद एक जो बहुत ज़्यादा मसला है आजकल जिसकी वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान है वो है सूरत अंजाल। अब इसकी वजह से जो ड्यूरेशन की कमी है इसकी वजह से भी बहुत बड़ा मसला है और ये अक्सर लोग इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। तो इसके लिए फिर बड़ी सादा सी चीज़ बताने लगा हूँ। अकर करहा ये आम मार्केट में मिल जाता है, अच्छा ले लें इसका। और तुख्मे रेहान ले लें 10 ग्राम रेशो के हिसाब से और अकर करा ले लें 7 माशे, यानी कि इससे कम वज़न। और इसमें चीनी या कूज़ा मिश्री वो भी 10 ग्राम ऐड कर लें और कलवंजी ऐड कर लें 10 ग्राम। इसका फ़ाइन पाउडर करके चम्मच का चौथाई हिस्सा अगर रोज़ाना इस्तेमाल किया जाए दूध के साथ सिर्फ 1 माह या 2 माह तो सूरत अंजाल वाला मसला भी हल हो जाएगा और ये साथ साथ जरासीम भी पैदा करता है। तो इससे इंशाल्लाह बांझपन के जो पेशेंट हैं वो ठीक हो जाएंगे। उसके बाद बाज़-औक़ात ऐसा भी पेश पास दोनों के मसले ठीक हैं, अब वहाँ पे क्या आजमाइश है तो फिर रब ताला से दुआ करें। इस्तिग़फ़ार बेहतरीन ज़रिया। इसमें 2-3 दुआएं मैं बताता हूँ, इतनी कमाल की हैं कि कुछ लोगों को सिर्फ दुआएं बताई हैं, अल्लाह ताला ने आसानियाँ पैदा करवाई। उसमें क्या है, एक तो रब्बी ला तज़रनी फ़र्दन व अंत खैरुल वारिसीन, कसरत से पढ़े मियाँ बीवी दोनों, अल्लाह ताला आसानियाँ पैदा कर देगा। रब्बी हबली मिनस सालिहीन, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, कसरत से पढ़ा जाए तो इससे भी अल्लाह ताला औलाद वाला मामले में आसानियाँ पैदा कर देता है, अल्लाह ताला नेक साले औलाद दे देता है। उसके बाद इस्तिग़फ़ार के बारे में है, फ़क़ुल्तुस्तग़फ़िरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ़्फ़ारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअमवालिन व बनीन व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। रब कहता है जो इस्तिग़फ़ार करता है मैं उसे ना बागात का मालिक बना देता हूँ, उससे नेमतों से नवाजता हूँ। अब नेमतों में सबसे बड़ी नेमत क्या है? बेटे की नेमत, बेटियों की। और बेटे की जो नेमत है, अगर इंसान अस्तग़फ़िरुल्लाह अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि कसरत से पढ़े या सिर्फ इस्तिग़फ़ार अस्तग़फ़िरुल्लाह कहना शुरू कर दे कसरत से, तो इससे भी अल्हम्दुलिल्लाह एक नहीं कितने ही पेशेंट, मैं कहता हूँ आपने इलाज करवाना है लेकिन ये 7 अमल ज़रूर करें। तहज्जुद की नमाज़ पढ़ के ये दुआ कसरत से पढ़ें तो इंशाअल्लाह जो बीमारियां हैं वो भी रब ताला अपने हुक्म से ये बड़ी जल्दी आसान करता है कि जब इंसान जिक्र करता है, रब को राज़ी करता है, तो रब के लिए कौन सी मुश्किल है। वो आप कोई भी पानी भी पिए, कुछ भी खाएं तो उसमें अल्लाह ताला शिफा रख दे। तो ये साथ ज़रूर पढ़ना चाहिए। ज़बरदस्त, बहुत शुक्रिया जी। हकीम हाफिज़ फरहान हनीफ हमारे साथ मौजूद थे। बेऔलाद जोड़ों के लिए बहुत ही मुफीद नुस्खे भी उन्होंने बताए हैं और साथ दुआएँ भी बताई हैं, इस्तिग़फ़ार का तरीका बताया है। और जो बेऔलाद जोड़े हैं वो ये अमल आज से शुरू कर दे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द अल्लाह ताला उनको औलाद से नवाजेगा। यहाँ पर शामिल करते हैं एक ब्रेक, आप कहीं मत जाइएगा।
प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाजरीन। और अभी बात करेंगे सितारों की चाल, बुरूज की कैफियत। और हमेशा से इंसान की बड़ी जुस्तजू रही है कि आखिर उसके सितारे क्या कहते हैं, उसके बुरूज क्या कहते हैं, और शादी का ये वक्त सही रहेगा या नहीं, कारोबार के लिए सही रहेगा या नहीं। तो आज हमारा फोकस, वैसे तो हम सारी चीज़ों को ही डिस्कस करेंगे, लेकिन फोकस ये भी होगा कि किन किन सितारों की शादियाँ होने वाली हैं। और शादियों का वैसे अभी सीज़न शुरू तो नहीं हुआ, क्योंकि इस मौसम में जो भी शादी करेगा वो किसी मजबूरी की तहत ही करेगा, इतने ह्यूमिडिटी, इतनी हब्स, इतनी गर्मी के अंदर। लेकिन बहरहाल उनसा हमारे साथ मौजूद हैं। उनसा गुड मॉर्निंग, वेलकम, कैसी हैं आप, खैरियत से हैं? गुड मॉर्निंग, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोग कैसे हैं? ठीक है। लाहौर कैसा है? लाहौर बहुत मज़े में है, और जिस तरह से हम पहले भी बात कर रहे थे कि यहाँ पे तो काफ़ी बारिशें हो चुकी। अब हम थोड़ी सी कराची की तरफ भेजते हैं ताकि कराची वाले भी सुख का सांस लें। और फिर बताइए हमें कि हमारे देखने वालों का हफ्ता कैसा गुजरने जा रहा है। एरीज से शुरू करते हैं, और एरीज के लिए बड़ा बेहतरीन कार्ड है, मैजिशियन का कार्ड है, ये काम का कार्ड है, शादी का कार्ड भी। जैसे कि आपने कहा कि किस किस की कौन से स्टार की शादी होने वाली है, तो स्टार एरीज वालों की शादी के बहुत अच्छे चांसेस हैं, करियर के बहुत अच्छे चांसेस है। इस वक्त एरीज वालों को अपनी स्किल को जो अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहिए। कोई ना कोई स्किल, कोई ना कोई काम ज़रूर सीखें, नॉलेज के साथ, तालीम के साथ अपनी जो है ना कोई काम ज़रूर करें। फिर मल्टीपल काम नज़र आ रहे हैं एरीज वालों के मल्टीटास्किंग नज़र आ रहे हैं। कारोबार के साथ साथ जॉब भी हो सकती है, कोई फ्रीलांसिंग हो सकती है, कोई जो है पार्ट टाइम कोई जॉब हो सकती है। तो इसी तरह मसरूफ़ रहेगा एरीज इस हफ्ते, बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व रहेगा, फैमिली मैटर्स में, बिजनेस में, अपना शादी के हवाले से भी काफ़ी एक्टिव रहेंगे। फिर टॉरस की बात करते हैं। टॉरस वालों को लड़ाई झगड़े से परहेज करनी चाहिए। इस हफ्ते उनका किसी के साथ कोई फड्डा, कोई फाइट हो सकती है, वर्क प्लेस पर, घर पे, रिश्तेदार के साथ, किसी दोस्त के साथ, अपने पार्टनर के साथ कोई झगड़ा, कोई कॉन्फ्लिक्ट, कोई ब्रेकअप भी हो सकता है। अच्छा। तो टॉरस वालों को बहुत मोहतात रहना चाहिए। किसी के भी झगड़े, किसी मसले में प्लीज इंटरफेयर मत करें, थोड़ा सा डिस्टेंस पे ही रखें और अपने काम से काम रखें और एहतियात करें कॉन्फ्लिक्ट से। कोई भी ऐसी बात नहीं करनी है, कोई इम्पल्सिव टॉक नहीं करनी है जो झगड़े का बायस बन सके। फिर जेमिनाई की बात करते हैं। यहाँ पे गुड न्यूज़ का है कार्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जो पैसे की खुशखबरी का कार्ड होता है कि इस हफ्ते पैसों के हवाले से कोई गुड न्यूज़ मिल सकती है। पैसा कहीं फंसा हुआ है, पैसा मिल जाएगा, उसमें सैलरी में इजाफा हो सकता है, आपको कारोबार में बेनिफिट हो सकता है, लॉटरी आपकी लग सकती है, और बच्चे से रिलेटेड कोई मतलब खुशखबरी मिल सकती है, शादी से रिलेटेड कोई गुड न्यूज़ आपको मिल सकती है। फिर कैंसर की बात करते हैं। कैंसर वालों के लिए फूल का कार्ड है जो बिगनिंग्स को शो करता है। तो कैंसर जो है वो इस हफ्ते कोई नया काम शुरू कर रहे हैं अपने जिंदगी की, जैसे न्यूली मैरिड हो सकते हैं, अभी भी शादी हुई है या शादी होने वाली है, तो अपनी नई शादी जिंदगी का आगाज कर सकते हैं। एक शादी अगर खत्म हो गई है तो बिल्कुल, एक शादी अगर नहीं चली है तो दूसरी शादी के भी चांसेस हो सकते हैं। फिर नई जॉब हो सकती है, नई जॉब कैंसेरियन ज्वाइन कर सकते हैं। कोई नया बिजनेस काफी अरसे से स्टार्ट करने का इरादा था तो इस हफ्ते उसकी भी शुरुआत हो सकती है। न्यू जर्नी यानी कि कोई ट्रैवल भी हो सकता है कैंसेरियन का। फिर लियो की बात करते हैं। यहाँ पे ट्रैवलिंग लग रही है, लोगों के साथ सोशलाइजिंग, सोशल नेटवर्किंग बढ़ सकती है उनकी, कारोबार में आगे काफी मुझे एक्सपेंड होता हुआ नजर आ रहा है। जी, ट्रैवलिंग भी हो सकती है, लोग एक्सपेंड हो रहा है, बातचीत, लोगों के साथ सोशलाइजिंग, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे हैं, दोस्ती यारी नजर आ रही है, फन नजर आ रहा है, पार्टी नजर आ रही है। तो लियो वालों का हफ्ता काफी मसरूफ रहेगा। फिर वर्गो की बात करते हैं। वर्गो वालों को मून का कार्ड है, मून का कार्ड है अनसर्टेनिटी। ये हफ्ता अप एंड डाउन रहेगा, फोकस करना चाहिए, फोकस नजर नहीं आ रहा। लियो वालों से लोग कुछ हसद करते हैं, अब वो वर्क प्लेस पर भी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, कोई फैमिली में कोई हो सकता है। तो ऐसे दुश्मनों से थोड़ा सा अपने आप को बचाना चाहिए। और थोड़ी कंफ्यूजन नजर आ रही है वर्गो का बता रही है, वर्गो का बता रही हूँ कि उनका माइंड जो है कुछ चीज़ों को लेकर काफ़ी कंफ्यूज रहेगा, अपनी जॉब को लेकर, बिजनेस को लेकर या फैमिली को लेकर कोई डिसीजन लेना चाहते हैं लेकिन नहीं ले पा रहे हैं, कंफ्यूज हैं।
फिर लिब्रा की बात करते हैं। लिब्रा वालों के लिए 3 ऑफ कप्स फैमिली का कार्ड है। ये हफ्ता फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम गुजरेगा। मंगनी हो सकती है, कोई कमिटमेंट हो सकती है, बात पक्की हो सकती है, शादी की तैयारियां हो सकती हैं। कोई ऐसा दोस्त जिसको काफ़ी अरसे से आपका कांटेक्ट नहीं है, तो उससे कांटेक्ट हो सकता है, मुलाकात हो सकती है अचानक। पार्टी नज़र आए, दोस्तों के साथ सोशलाइजिंग और वक्त गुजार रहे हैं। फैमिली के हवाले से इमोशनल जो है नज़र आ रहा है, हैप्पीनेस नज़र आ रही है। हफ्ता लिब्रा वालों के लिए काफ़ी हैप्पीनेस वाला होगा। फिर स्कॉर्पियो की बात करते हैं। स्कॉर्पियो के लिए जो कार्ड है वो है नाइट ऑफ कप्स, जो रोमांटिक कार्ड होता है। तो ये हफ्ता काफ़ी रोमांटिक रहेगा। प्यार, मोहब्बत, लव, दोस्ती के हवाले से बहुत अच्छा रहेगा। जिनके ब्रेकअप्स हो गए तो वो दोबारा रियूनियन हो सकता है, पैचअप हो सकता है, ट्रैवलिंग हो सकती है स्कॉर्पियो की, और नए दोस्त बन सकते हैं, और काम भी उनका चलता रहेगा। कोई ऑफर, जॉब ऑफर या बिजनेस ऑफर भी हो सकती है। सेजिटेरियस के लिए जो कार्ड है वो है क्वीन ऑफ कप्स का। तो ये सेल्फ लव का कार्ड है। तो सेजिटेरियस को इस हफ्ते अपने लिए वक्त जरूर निकालें। बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, मसरूफ रहते हैं आप, लेकिन सेल्फ लव भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपना ख्याल रखें। दूसरों का ख्याल आप रखते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने लिए ज़रूर सोचें। अपने इमोशन, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी वेल बीइंग, अपनी ग्रूमिंग, अपने आप को ज़रूर वक्त दें। फिर कैप्रिकॉन की बात करते हैं। कैप्रिकॉन की जिम्मेदारियां बढ़ती जा रही हैं, यानी कि ये हफ्ता काफ़ी मसरूफ़ रहेगा। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें, ओवर वर्क नहीं करें, ओवर स्ट्रेस आपने नहीं लेना है, अदरवाइज आपकी सेहत ख़राब हो सकती है। तो मल्टीपल काम लग रहे हैं, बहुत सारे मसरूफ़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा रेस्ट का टाइम भी ज़रूर निकालें। एक्वेरियस के लिए जो कार्ड है वो है 8 ऑफ सोर्ड का। तो ये हफ्ता आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हफ्ता होगा, काफ़ी चैलेंजिंग हफ्ता होगा एक्वेरियस वालों के लिए। कोई काम करना चाहते हैं लेकिन काफ़ी चैलेंजिंग है, थोड़ी रुकावटें, थोड़ी डिलेज होंगे, लेकिन काम इंशाल्लाह उन डिलेज के बाद आपका बन जाए। चाहे बिजनेस से रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, लेकिन काम हो जाएगा। लास्ट में पाइसेस के लिए सक्सेस का कार्ड है, हैप्पीनेस का कार्ड है। कोई अचीवमेंट आपको मिल सकती है, कोई गोल है आपका, कहीं जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, शादी का कार्ड भी है। जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एग्जाम में कामयाबी हो सकती है, और कारोबार में कामयाबी हो सकती है। अरे वाह, ज़बरदस्त। उनसा हमारे साथ आप मौजूद थी, बहुत शुक्रिया आपका। उनसा ने तमाम सितारों के तमाम बुरूज के हवाले से बताया कि किसको मोहतात रहना है और किसके लिए ये हफ्ता बहुत ही अच्छा रहेगा, किसको ट्रैवल करना है और किसको घर पे ज़रा सुकून से रहना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो बहुत शुक्रिया उनसा शाह। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बात कर लेते हैं कुछ खेल की कि कैसा चल रहा है खेल हमारा, क्रिकेट हो, हॉकी या दीगर खेल। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। और अभी आपको बताएं कि बांग्लादेश ने पहली मरतबा ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में ही 9 विकेट से शिकस्त देकर तारीखी कामयाबी हासिल कर ली है, और मेज़बान ऑस्ट्रेलिया की जानिब से दिया गया जो 57 रन का हदफ था, बांग्लादेश ने 1 विकेट के नुकसान पर ही हासिल कर लिया। यूँ मेहमान टीम ने सीरीज़ के पहले टेस्ट मैच में ही ऑस्ट्रेलिया को उन्हीं के होम ग्राउंड पर 9 विकेटों से हरा दिया। जी, तो किस तरह से कारनामा उन्होंने सरंजाम दिया, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया की टीम तो दूसरे ममालिक में जाके भी उनको आसानी से जीतने का मौका फराहम नहीं करती। और भी कुछ खबरें, एक तो 8 साल के बाद हॉकी की वापसी हुई है। पहला ही मैच हमने प्लेट में रख कर दे दिया है मुखालिफ टीम को, और साथ में विमेन टीम के अंदर हम देख रहे हैं कि जो सीनियर प्लेयर्स थी उन्हें टीम में शामिल क्यों नहीं किया गया। लेकिन सबसे पहले माजिद भट्टी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट। भट्टी साहब, आपको वेलकम कहेंगे। इनिंग्स में ये जो कारनामा बांग्लादेश ने सरअंजाम दिया है, ग्रेजुअली उनकी टीम की परफॉर्मेंस में बेहतरी तो हम देख ही रहे थे, लेकिन ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में शिकस्त देना, ये कितना बड़ा कारनामा है? सबसे पहले तो जनाब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, अंग्रेजी में कहते हैं ना कि देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो टूर मैच में बांग्लादेश की ये टीम 54 रन पर आउट हो गई, लेकिन आप देखें ये बांग्लादेश की टीम तुक्के में नहीं जीती, ये मुसलसल इम्प्रूव कर रही है। पाकिस्तान में 2 टेस्ट में हरा कर गई, फिर टीम अब से तकरीबन 2-2.5 महीने पहले जब बांग्लादेश गई, पाकिस्तान वहां दोनों टेस्ट मैच हार गया। और होम ग्राउंड पे तो बांग्लादेश ने पहले भी ऑस्ट्रेलिया को हराया हुआ है, लेकिन बांग्लादेश ने जो एक मेन तब्दीली की, एक तो नाहिद राना, उनके जो फास्ट बॉलर थे, उन्होंने नाहिद राना ने अपनी पेस से दुनिया की सारी टीमों को परेशान किया हुआ था। लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये थी कि
इस डार्विन टेस्ट में नाहिद राणा मौजूद ही नहीं थे, तो उन्होंने ये नहीं किया कि उनकी टीम किसी एक प्लेयर पर रिलाय कर रही है। नाहिद राणा के बगैर भी उन्होंने टेस्ट मैच जीता है। और हमारे पड़ोस में एक और टीम भारत की है जो ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में जाके चैलेंज कर रही थी। पाकिस्तान तो शायद 1995 में आखिरी बार ऑस्ट्रेलिया में जीता है। श्रीलंका की टीम भी स्ट्रगल करती है। तो एशियन टीमों में और बांग्लादेश की टीम में जिस तरह की परफॉर्मेंस हम देख रहे हैं, और जो देखें, एक जो कल मैच के बाद टीवी पर भी नजर आया कि मैच जीतने के बाद उन्होंने तो बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट नहीं दिखाई, बहुत आजिज़ी इंकिसारी से। फिर जो उनके कोच थे फिल सिमंस, वेस्ट इंडीज से उनका ताल्लुक है, वो गए, उन्होंने खिलाड़ी को मुबारकबाद दी और उसके बाद हमने टीवी पे देखा कि फिल सिमंस अपनी कुर्सी पे जाकर डगआउट में बैठ गए और प्लेयर्स को उन्होंने सेलिब्रेट करने दिया कि भाई ये आप ही की जीत है, आप ही ने सेलिब्रेट करना है। फिर तो मेरा ख्याल में बांग्लादेश के जो नए प्लेयर्स हैं, जिनमें हमने हसन महमूद को देखा, उनके कप्तान जो नजमुल हसन शांतु हैं, वो मुसलसल टीम को ऊपर ले जा रहे हैं और खुद परफॉर्म कर रहे हैं, फ्रंट से लीड कर रहे हैं। उनके विकेट कीपर लिटन दास, तो मेहदी हसन मिराज, तो ये यूथ का जो कॉम्बिनेशन है तजर्बे के साथ साथ, तो बांग्लादेश की टीम बहुत अच्छी जा रही है। लेकिन हमारा तो उल्टा हिसाब होता है, हमारे कैप्टन को जब कैप्टनसी मिलती है तो उनकी परफॉर्मेंस पहले से भी वर्स्ट हो जाती है। आप देखें, बांग्लादेश के बॉलर हसन महमूद ने 9 आउट की इस मैच में, उन्होंने प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड जीता। बांग्लादेश के जो पाकिस्तान की सीरीज तक जो बॉलिंग कोच थे शॉन टेट, वो पहले पाकिस्तान टीम के साथ जुड़े हुए थे। हमने उन्हें नाराज किया या उनका कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से रिन्यू नहीं हो सका, तो वो बांग्लादेश गए, उन्होंने बांग्लादेश की टीम की बॉलिंग को चेंज कर दिया। तो इसका मतलब है कि अगर प्लेयरों में सीखने का जज्बा हो तो कोचेस डेफिनेटली मेहनत करते हैं। बिल्कुल हमारे माँ बाप अगर हमें कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिल करवा दे, अगर हमने पढ़ना ही नहीं है तो फिर आप दुनिया की किसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में चले जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ना। तो मेरे ख्याल में अगर हम अपने तनाजुर में बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट के तनाजुर में, तो मेरे ख्याल में हमारे प्लेयर्स के लिए भी आई ओपनर है कि जिन लोगों से हम नहीं सीख सके वो दूसरी टीमों को जाके उन्होंने तब्दील कर दिया। दुरुस्त। और हम लोग तो यहाँ पर देखते हैं कि सिलेक्शन कमेटी बदली जाती है, कोचेस बदले जाते हैं, मेंटोर्स बदले जाते हैं, लेकिन इसके बावजूद टीम की परफॉर्मेंस नहीं बदलती है, चाहे हम कुछ भी कर लें। और हम बांग्लादेश से अब 2-2.5 महीने पहले हारने की बात कर रहे हैं। हमारा तो वतीरा ये है कि हमारे घर पर भी आएँ तब भी हम हार जाते हैं, हम कहीं और जाएँ तब भी हम हार जाते हैं। हमारी टीम की परफॉर्मेंस मुस्तकिल मिजाजी का बिल्कुल अभी तक जू की तू है। भट्टी साहब, अगर हम अपनी हॉकी की बात कर लें तो हॉकी वर्ल्ड कप में भी 8 साल के बाद हमारी वापसी हुई थी और हमें एक अच्छा बेहतरीन परफॉर्मेंस देनी चाहिए थी, लेकिन जो इफ्तिताही मैच था उसमें ही हमें सख्त धचका लगा है। इंग्लैंड ने हमें हराया है और 4-1 से हमने शिकस्त खाई है। आप समझते हैं कि हमारी हॉकी भी मज़ीद से मज़ीद तनाजुली का शिकार होती जा रही है, उसमें भी बेहतरी आने की गुंजाइश कोई है या फिर उम्मीद छोड़ दें उससे भी? देखें, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड और जो वानी साहब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के प्रेसिडेंट हैं, वो यकीनी तौर पर मेहनत कर रहे हैं। लेकिन मैं इंग्लैंड के मैच का एक छोटा सा वाकया आपसे शेयर करूं। टीवी पर एज ए पाकिस्तानी जब हम उन मनाजिर को देखते हैं तो हमें भी शर्मिंदगी होती है कि जब पेनल्टी कॉर्नर लग रहा था इंग्लैंड के खिलाफ मैच में, तो पाकिस्तान टीम की जो टीम के साथ एक सेफ्टी बैग होता है जिसमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स होते हैं जो प्लेयर यूज करते हैं ताकि उनको गेंद ना लगे। तो पाकिस्तान की टीम वो सेफ्टी बैग जो था वो ड्रेसिंग रूम में भूलकर आ गई, ग्राउंड में नहीं लेकर आई, मैच रुक गया। तो एक प्लेयर भागता भाग गया, वो सेफ्टी बैग लेकर आया, तो अंपायर ने पाकिस्तान के कप्तान को 2 मिनट के लिए बाहर कर दिया ग्राउंड से कि भाई आपने गैर जिम्मेदारी दिखाई। तो हमारी हॉकी की मैं ये नहीं कह रहा कि सीरियसनेस नहीं है, लेकिन इस तरह के जब वाकयात होंगे तो उससे मेरे जैसे एक बंदे को जो एक पाकिस्तान हॉकी का फैन रहा है, हमने 84 में पाकिस्तान को लॉस एंजलिस ओलंपिक्स जीते हुए देखा, मैंने खुद कवर किया 94 में लाहौर में हॉकी स्टेडियम में। आप हैरान होंगे कि कज़ाफी स्टेडियम के सामने आप जब गुजरेंगे हॉकी स्टेडियम, नेशनल हॉकी स्टेडियम, तकरीबन तो 60-70 हजार तमाशाई चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल देखने के लिए मौजूद थे। तो ये पाकिस्तान के गोल्डन डेज थे हॉकी के। लेकिन अब पाकिस्तान की टीम ने जिस तरह
इंग्लैंड के खिलाफ परफॉर्म किया, तो मुझे उम्मीद तो है कि ये टीम ऊपर आ सकती है। लेकिन देखें, मैं और आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में रहते हो, कहीं से भी गुजर रहे हो, हमें क्रिकेट खेलते हुए तो बच्चे नजर आते हैं, लेकिन ग्रास रूट पर हमें हॉकी खेलता हुआ कोई नजर नहीं आता। और वो जो इसका क्रिकेट मतलब है खेलते हुए कि बच्चे हैं वो भी कुछ परफॉर्म या रिजल्ट्स नहीं लाके दे रहे। तो भट्टी साहब, बच्चियों की भी बात कर लेते हैं। एशिया कप के लिए और एशियन गेम्स के लिए जो स्क्वाड जिसका ऐलान किया गया है उसमें फास्ट बॉलर डियाना बेग वो नहीं है, दोनों इवेंट से बाहर हैं, जबकि तजुर्बाकार ऑलराउंडर आलिया रियाज भी नज़र नहीं आ रही, उन्हें भी मुंतखब नहीं किया गया। तो ये किस तरह की सिलेक्शन है? फिर रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर मजीद तनकीद होगी। देखें, आलिया रियाज और डियाना बेग दोनों ने खराब परफॉर्मेंस दी और टीम से बाहर हो गई। बल्कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो जो पहली टीम अनाउंस हुई है एशिया कप के लिए उसमें आलिया रियाज नहीं है, लेकिन जो टीम ने जापान एशियन गेम्स में जाना है उसमें आलिया रियाज मौजूद है। हॉकी में भी जो अभी हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, हमारी विमेंस क्रिकेट में भी वही हाल है कि हमारे पास प्लेयर्स का एक छोटा सा पूल है, उसी में से हम बच्चियों को सिलेक्ट करते हैं। 2-4 बाहर हो जाती हैं, 2-4 अंदर आ जाती हैं। तो मेरे ख्याल में हमें स्कूल में, कॉलेजेस में क्रिकेट को मुतारिफ करवाना, विमेंस क्रिकेट को मुतारिफ करवाना होगा। फिर माँ बाप को भी बड़े दिल का मुजाहरा करके अपनी बच्चियों को ग्राउंड में भेजना होगा, क्योंकि हमारे यहाँ जरा खवातीन की कोई भी गेम हो, खासतौर पर क्रिकेट जैसा आउटडोर गेम जिसमें 8-8 घंटे ग्राउंड में रहना पड़ता है, तो कई बार तो लड़कियां वैसे ही वो कहती हैं कि हमारा रंग जो है वो धूप में खराब हो जाएगा। तो बहुत सारे मसाइल हैं हमारे कल्चर में, उसको तब्दील करने की जरूरत है। और फिर बच्चियों को ऐसे मौके भी देने की ज़रूरत है ताकि इस पोल को बढ़ाया जा सके। हमारे पास बड़े महदूद किस्म के प्लेयर्स मौजूद हैं, वो मेंस टीम हो या वेमेंस टीम हो, जिसमें से हमें हर बार इंतखाब करना पड़ता है। बहुत शुक्रिया अब्दुल माजिद भट्टी साहब, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे। इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त भी ख़त्म हो चुका है। हम आपसे चाहेंगे इजाज़त, हमारी आपकी मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।